अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हमेशा आपसे ये बात करती हूँ कि कितना अच्छा लगता है ना जब आप अपने बचपन में जाते हैं, रिफ़्रेश हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, कोई ऐसी एल्बम आप उठाते हैं और अगर आपका बचपन बहुत खूबसूरत गुज़रा है तो आप उसके फ्लैशबैक में जाके रिफ़्रेश हो जाते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस से आपका दिमाग रिलीव पाता है। सारा क्रेडिट हमारे बचपन का, अगर वो अच्छा गुजरा है, हमारे वालिदैन को जाता है। और ये जो लाइफ है ये एक चक्कर की तरह, एक पहिया जिस तरह चलता रहता है, ये घूम के फिर उसी जगह वापस आता है। हमारा बचपन हमारे माँ बाप यादगार बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमारा बचपन आसान हो, वो कोशिश करते हैं कि हमारा बचपन यादों से भरा हुआ हो, वो कोशिश करते हैं कि हमारा बचपन बेहतरीन चीज़ें हमें सिखा के परवान चढ़ाएं। और उनकी इसी जद्दोजहद में वो अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। कभी कभार वालिदैन हमारे लिए कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपने आराम की फ़िक्र नहीं करते, अपने खाने पीने की, अपने लग्जरीज़ की या किसी और चीज़ की फ़िक्र किए बगैर वो कहते हैं, अक्सर तो वालिदैन अपने पेट काट के जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, आगे से आगे जाए, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। सो अगर आप किसी भी वालिदैन से 10 में से आप अगर 9 वालिदैन से बात करेंगे तो उनकी दिमाग में सिर्फ उनके बच्चों का फ्यूचर, उनके बच्चों की हेल्थ, उनके बच्चों की खुशी होगी। सो सारे वालिदैन सांझे होते हैं और फिर जब चक्कर घूमता है, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, हम एक भरपूर ज़िंदगी गुजार कर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर वो चक्कर घूमने की वजह से कभी कभार वालिदैन हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी वो हेल्थ नहीं रहती, उनकी वो सपोर्ट जो वो हमें दिया करते थे वो ख़त्म हो जाती है, उनके कंधे झुक जाते हैं। कभी कभार बहुत सारे वालिदैन बेड रिडन हो जाते हैं, व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, उनकी तबीयतें उनको इजाज़त नहीं देती कि वो उस फुर्ती से बात कर सकें, उनकी जुमले, उनकी बातें ड्रैग हो जाती हैं, उनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें अपने वालिदैन में नज़र आते हैं और फिर वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ जैसे वालिदैन को पेरेंटिंग नहीं सिखाई हुई होती और वो ख़ुद ब खुद सीखते हैं, उसी तरह हमें एक उम्र में जाके अपने वालिदैन का पेरेंट बनना पड़ता है और वो चीज़ हमें नहीं आती। हमें नहीं पता कि हमें किस तरह टैकल करना है, हमने उनके साथ किस तरह के रवैये अख्तियार करने, हमने उनको क्या कंफर्ट देनी है जैसे उन्होंने हमें कंफर्ट दी। आधी रात को भी अगर हम डर कर उनको उठा देते थे, उनके माथे पे शिकन नहीं आती थी, बल्कि वो और ज़्यादा केयरिंग हो जाते थे हमें लेकर। हमें कोई प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमें कोई बुली कर रहा है, हमारे माँ बाप ने हर तरह से हमारी परवरिश करने की कोशिश की, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हो। रातों को जाग कर अम्मा ने ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी हैं जब हमें बुखार सर चढ़ के हमारी तबीयत को बहाल कर रहा था। सो ये चीज़ तो आप कभी भूल नहीं सकते और उनका कर्ज़, उनकी वो मेहनत, उसकी अदायगी हम कर ही नहीं सकते। मगर जो हमारे फ़राइज़ हैं उसके हवाले से हमें अपने आप को कुछ सिखाना है और उस सिखाने के लिए किधर जाएं, हम किससे पूछें, किससे मशवरे करें। तो हमने कहा यार मेरे भी वालिद हैं, आपके भी वालिदैन होंगे जो उम्र के उस हिस्से से गुज़र रहे हैं जहाँ हमें उनको केयर देनी है, हमें उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार सिर्फ चुमा चट्टी के ज़रिए नहीं करना, हमें प्रैक्टिकली उन्हें वो कंफर्ट देनी है जिसके वो हकदार है। तो आइए मिलकर सर जोड़कर सीखते हैं। आज ऐसा पैनल मेरे पास मौजूद है जो हमारे घर की रौनक, हमारे बुज़ुर्ग जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हर कामयाबी का सेहरा हम उनके सर देंगे। आइए उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, उनका साया हमारे सरों पे रखने के लिए सेहतयाबी के साथ कुछ सर जोड़कर मिल बैठकर कुछ सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, साफ बात है, जब बच्चों की परवरिश की बात आती है तो हम एक से एक पैनलिस्ट ढूंढ के लाते हैं कि बस उनकी परवरिश के लिए डॉक्टर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए और पता नहीं कौन कौन सेलिब्रिटीज़ होते हैं। लेकिन अब बच्चों के अम्मा अब्बा की केयर की बात है, यानी हमारे अम्मा अब्बा की केयर की बात है, तो भी हमें, जैसे हमें पेरेंटिंग सीखनी पड़ती है, हमें उनकी पेरेंटिंग भी सीखनी चाहिए। और एक वक्त आता है ना जब पहिया घूमता है और हम घूम के फिर उस तरफ वापस आते हैं कि अब जो पेरेंट्स हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी हैं। उनकी कंफर्ट, उनकी खुशी, उनकी हेल्थ, एक एक चीज़ वो हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। और ज़िम्मेदारी क्या, हमारी जो भी एफ़र्ट है वो एफर्टलेस होनी चाहिए, कि हमारे माँ बाप को ये खबर भी ना हो कि हम उनके लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हैं या कोई एहसान है उनके ऊपर। क्योंकि माँ बाप बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो बहुत सारी तकलीफ़ें और दर्द छुपा जाते हैं कि मेरे बच्चों को कोई टेंशन ना हो या उनको अपना काम छोड़ के मुझे डॉक्टर्स के पास लेके ना जाना पड़े। सो आइए मिलकर सीखते हैं कोई ऐसी मुश्किलात अगर आप पर आएँ, जो कि मुश्किलात कहनी नहीं चाहिए इस बात को। हम सीखते हैं कि हमें उनको कैसे खुश रखना है, कैसे हेल्दी रखना है, कैसे कंफर्ट देना है। तो हमारे पास आज का जो पैनल है, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ हम सबकी फेवरेट अफशा अहमद। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे याद किया। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, कि सुबह का टाइम आपका बहुत प्रेशियस होता है। पर आज तो छुट्टी थी। आज तो छुट्टी थी तो ये आज सोने का इरादा था। एग्जैक्टली हमने नींद छीन ली। सो जो हमारे बकिया पैनलिस्ट हैं जी, डॉक्टर समर अब्बास जाफ़ी साहब, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एसोसिएट प्रोफेसर। अब ये वाला चीज़ जो है ना, ये मैंने पहली दफ़ा आज शो पे सुनी है कि ये भी कोई डिपार्टमेंट है, जेरियाट्रिक केयर, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे बहुत बहुत कोई शुक्रिया अवेयरनेस नहीं थी कि ये कोई एक डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल है, लेकिन इसके बारे में केयर बहुत अरसे से चल रही है। अच्छा। और बाहर तो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। क्या मतलब है इस डिपार्टमेंट का, ज़रा आवाम को आसान अल्फाज में बताएं। बुजुर्गों की ख्याल रखना, यानी केयर ऑफ एल्डरली का ख्याल रखने को जेरियाट्रिक्स कहा जाता है। थोड़ा सा फैंसी नाम है, बट केयर ऑफ एल्डरली है। ओके ओके। जैसे बच्चों के पीडियाट्रिशियंस होते हैं, एग्जैक्टली, बच्चों के स्पेशलिस्ट, इसी तरह बुजुर्गों के लिए जेरियाट्रिक्स। ओके। फिर हमारे पास डॉक्टर शहजाद पिरानी साहब हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट एट आगा खान हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? मैं ठीक-ठाक? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर हमारे पास मौजूद है डॉक्टर आयशा ओकेली, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है आगा खान एंड ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर हमारे पास है सिद्रा रज़ा, जो डाइटिशियन हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक-ठाक हैं हैं आप? आप? ऑल गुड, थैंक यू फॉर हैविंग। और फिर है ईसा अवयानी साहब, जो ईसा अवयानी इंटीरियर से इंटीरियर डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम। अब सब सोच रहे होंगे डॉक्टर्स के साथ इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत अहमियत के हामिल हैं आज के प्रोग्राम में। हमें अपने पेरेंट्स के लिए, हमें अपने बुज़ुर्गों के लिए कैसे बाथरूम डिज़ाइन करने चाहिए, कैसे कमरे होने चाहिए, उनके बेड किस तरह होने चाहिए, ये सब चीज़ें भी तो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उन्हें कंफर्ट दे सकें। सो एक एक करके हम आप लोगों के पास आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे जानते हैं। सबसे पहले अफशा आपसे शुरू करते हैं। जी। आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं या मैं अपनी अम्मी के साथ रहती आप हूँ, अपनी अम्मी के बल्कि साथ? हम सब। मेरी फैमिली। हाँ, ये कभी भी मुझे कहना और सुनना अच्छा नहीं लगता कि जब कोई कहता है कि अच्छा आप के वालिद आपके साथ रहते हैं या आपके वालिदैन आपके साथ रहते हैं। नहीं, हम उनके साथ रहते हैं। हम क्या कर लेंगे उनके लिए, यदि ये तो बहुत ही एजाज़ की बात है, यू नो। और ये छोटी छोटी बातें उनका दिल बहुत बड़ा कर देती हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कब ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि अम्मी की केयर आपको ज़्यादा करनी है बजाय वो जो आपकी केयर करती थी, कब ऐसा लगा? कितने साल पहले? इतना ग्रेजुअल एक प्रोसेस होता है, इसलिए कि जिन हाथों को आपने देखा हो जो आपको चलाते रहे हर कदम पे, फिर वो इतने हल्के हल्के तब्दील हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। मगर हाँ, मैं ये समझती हूँ कि अर्ली 70s में जब मेरी अम्मी आई, वालिद तकरीबन 80s में, तो फिर
मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये देखना है इनके बाथरूम्स कैसे हों, हर जगह बार्स हों, फर्नीचर ऐसा हो जो गोलाई में हो, कोने ना हो, बाथरूम में कोई कोने ना हो, और नॉन स्किड बाथरूम हो ना, फिसले नहीं। फिर चप्पलें उनकी जो घर के अंदर पहनने की हैं वो ऐसी हों जो बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिलें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मेरे वालिदैन ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। मेरे वालिद अब हमारे दरमियान नहीं हैं, अल्लाह उनको बख्शे, मगर दोनों ने कोऑपरेट इस तरह किया था कि मैंने एक, कहते हैं ना, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, प्रिकॉशनरी मेजर ये लिया था कि उन्हें कहा था कि वक्त से पहले कि आप वॉकर जो है वो पकड़ेंगे और उससे चलें आप सारे घर में, ताकि प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस और एक कॉन्फिडेंस, खुदा ना करे कहीं से कुछ, बिकॉज जो स्टिक होती है ना उससे बैलेंस आउट हो सकता है, चाहे वो 4 मुंह का उसका पाँव हो या 3 मुंह का हो, मगर वो एक हाथ की बात है ना। वॉकर में आपके दोनों हाथ हैं, बैलेंस एक होता है, तो मैं समझती हूँ वो बहुत बेहतर है। और मेरी वालदा ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ और कभी इसको एक कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं बनाया, जो कि वालिदैन कभी-कभार बन जाता है, दवाइयाँ नहीं लेते, डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चे उन्हें समझा रहे होते हैं, वो शायद बच्चों को समझाना नहीं आता, उनको बताना नहीं आता, उनको बस बहुत प्यार से और बहुत सब्र से। सबसे बड़ी चीज़ बुज़ुर्गों के साथ ये है कि वो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हमसे इज़्ज़त और प्यार, बस ये हमें करना, और आगे से कोई जवाब नहीं देना, बल्कि बात को ऐसे घुमा के करना कि आपकी बात भी हो जाए, उन्हें बुरा भी ना लगे, और काम भी हो जाए। और वो तो बस आप इनकी निगहदाश्त उसी तरह हो जाती है जैसे हम बच्चों की करते थे, कि कहीं बच्चे का हम कहते हैं कहीं किसी सॉकेट में हाथ ना डाल दे ना, उसका लेवल वो होता है ना कि गिरे तो ऐसे ना हो। तो इसी तरह से वालिदैन का, चाहे वो न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ है, चाहे वो फर्नीचर से ताल्लुक़ है। और एक बात लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जब भी घर बनाएं या घर लें, कोशिश करें कि वो ऐसा हो, चाहे आप अपनी जवानी में हो, कि उसमें स्प्लिट लेवल्स ना हो। वक्त का पता नहीं लगता कितनी जल्दी से कटता है कि वो 20 साल और 25 साल ऐसे गुजर जाते हैं, और एकदम फिर आपको रियलाइज़ होता है, ओ ये तो ख़तरनाक हो सकता है। बिकॉज़ अगर व्हील चेयर है या वॉकर है तो वो फिर उसके साथ मनूवरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और अपने घरों को दरवाजे, बाथरूम के दरवाजे व्हील चेयर फ्रेंडली बनाएं, यानी कि इतने चौड़े होने चाहिए कि व्हील चेयर उसमें से एंटर हो सके। तो यही है कि, और मैं अपनी वालदा को हमेशा मैंने उनको ये कहा कि माँ, जब मैं घर में नहीं हूँ, मैं आपके पास नहीं हूँ, तो आपको वॉकर का साथ नहीं छोड़ना। बस तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर बुजुर्ग गिरते हैं तो वो निदा, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैंने बहुत से बुजुर्ग देखे हैं कि अगर फीमर टूटती है, बस ये तो डॉक्टर साहब ज़्यादा बताएंगे। हाँ डॉक्टर समर, जैसे लाइक बच्चों के लिए होता है ना, उनकी कोई चीज़ उठा के मुंह में ना डाल लें, चोक ना हो जाए। बच्चों की भी छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है कि वो करंट में, सॉकेट में हाथ ना डाल दें। मतलब कि ये वाली जानलेवा चीज़ें हैं, डेंजरस हैं। सो ऐसी चीज़ें बुज़ुर्गों के लिए कौन कौन सी हैं, इंक्लूडिंग गिरना? अच्छा देखिए, आपने बिल्कुल, मैडम ने बात सही की। बुज़ुर्गों के लिए भी जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं और वो एंड ऑफ लाइफ में होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि जैसे आपने बच्चों का ख्याल रखना है। जो बुज़ुर्गों की जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस तरह फ्रैक्चर की बात की, हड्डी टूट गई गिरने की, तो इमोबिलिटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, यानी वो जोड़ों के दर्द की वजह से नहीं चल पाते या दिमागी कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पाते, और अगर चलते हैं तो स्लिप होने का चांसेस, और स्लिप होने से मसल्स भी तो वीक होते हैं। जाहिर सी बात है, मसल्स वीक होंगे, न्यूरोलॉजिकली भी हो सकते हैं, और मसल्स वीक होते हैं कि ग़िज़ा की
कमी की वजह से, क्योंकि डाइट का भी प्रॉब्लम होता है। Okay. तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ये ओल्ड एज में और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें दिमागी मसलों के अलावा सोच का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। कि सोच का देखिए, सोच का प्रॉब्लम इस तरह आप ये समझें कि अगर बुज़ुर्ग है, उनके जहन में बहुत सारी सोच है, हमारे पास साइकाइट्रिस्ट भी हैं। सोच का प्रॉब्लम ये है कि एक तो एज ग्रोथ जब हो रही है तो उनको ये डर लगा रहता है कि बच्चे छोड़ के ना चले जाएं, एक। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट एक अजीब सा एक फैक्टर है। रिटायरमेंट है, फिर पैसे देंगे नहीं देंगे, ठीक है, वो बच्चे अबैंडन ना कर दें, उनको छोड़ ना दें, किस हालत में। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको एक साइकाइट्रिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाते हैं, डिप्रेशन का। एक हुकूमत भी तो छूटती है ना, ऐसा ही है। एक वो हुकूमत जो खुद चलते फिरते हैं और इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और खत्म हुकूमत होती है, भी। और हुकूमत बहुत सारे घरों में वालिद स्पेशली वो हुक्मरान होते हैं एंड तक भी, और हमारे माशरे में ज़्यादातर, है ना। और यही तो उनको फीलिंग दिलानी है, हाँ हर चीज़ उनसे कहलवानी है, हाँ, टू गिव देम अ फीलिंग कि भाई नहीं, They are आप wanted. जो उनका है ज़माना they are खत्म wanted. नहीं हुआ। दे वांट Basically. एग्जैक्टली, क्योंकि उनको ये होता है कि वी आर नॉट हर्ड, वी आर कि नॉट हम- वांटेड, हाँ, वी आर यानी अ बर्डन टू आवर फैमिली। उनकी एंटिटी जो है ना उसको बरकरार रखना है, और उन्हें कभी ये महसूस नहीं कराना कि नहीं आपको नहीं पता मुझे पता है। नहीं अम्मा क्या ख्याल है, इस तरह कर लें, है ना, आपका क्या ख्याल है, दे फील गुड अबाउट। गुड, यस। तो आदि और होता ये डॉक्टर साहब, आप ज़्यादा जानते होंगे कि जो जहन होता है वो बहुत कुछ कबूल करता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ। बट आपकी बॉडी Acceptance साथ नहीं नहीं बॉडी साथ नहीं देती। बॉडी कभी ये नहीं मतलब जहन कभी ये नहीं सोचता कि नहीं अब मैं यहाँ से वहाँ छलांग नहीं लगा सकती। माइंड कहता है आप कर सकते हैं, आप जो 5 साल पहले करते थे आज भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में, अब जिस तरह इन्होंने बात की ना, जो हमने गिरने की बात की, तो बुज़ुर्गों में मोतिये का प्रॉब्लम होता है, नज़र का प्रॉब्लम होता है, तो उनको नज़र नहीं आता, वो गिर सकते हैं। कुछ को रात को, एक बड़ा कॉमन सा सिनारियो है, चाहे मर्द हो औरत हो, रात को यूरिन पास करने के लिए बार बार उठते हैं, और ज़्यादातर चांस ये है कि उसी टाइम वो गिरते हैं। ओह यस, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसमें हर प्रॉब्लम बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताया कि गिरना, नज़र का प्रॉब्लम, यूरिन और स्टूल का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा दिल और फेफड़ों के मसले जो बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, जिनको रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो एक विशियस सर्कल है, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। क्योंकि और अगर उसके साथ डायबिटीज़ भी हो, Yes. ठीक है, या किडनी का अल्लाह ना करे कोई मसला हो, या कोई मेमोरी, अब तो डिमेंशिया एक आजकल बड़ी आप हर young घर में age सुन रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बताया ना कि आपने भी पूछा कि चोकिंग प्रॉब्लम होती है, जो दिमाग, देखें कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि वो खा सकते हैं, लेकिन दिमाग सिग्नल नहीं दे रहा यहाँ के मसल्स को कि वो निगल पाएंगे या नहीं निगल पाएंगे। तो एस्पिरेशन जिसको खाने की नाली के बजाय वो सांस की नाली में, सांस की। तो वो नमूनिया करा देता है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना बड़े फेस करने पड़ते हैं, और डेफिनेटली डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि किस तरह उसको लेके चलना। मैं इनकी बात से इतना अग्री करूंगी। माय नाना एक्सपायर्ड वाइल एट नाइट, ही वांटेड टू यूज़ अ वॉशरूम। उनको हल्का सा कैटरेक्ट था, रात में वो चारपाई के साथ लाइक बेड के साथ वो हिट हुए हैं, वो सर के बल नीचे गिरे, उनका सर फटा। वाइल टेकिंग टू द हॉस्पिटल ही एक्सपायर्ड। तो मैं एकदम मैंने रेजोनेट किया कि ये रात में वॉशरूम जाना, और फिर कमरे में हालांकि ज़ीरो बल्ब था, लेकिन ये मसला आता है। फॉल से बस बचाना है, Risk वहाँ of से fall डिक्लाइन से। शुरू हो हाँ, जाता है yes. बेसिकली। और फॉल से भी जो बचाना है उसके लिए डेफिनेटली इन्होंने बात की, और वो इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं। रेलिंग्स जो वॉशरूम्स में, पॉट चेयर ऊपर होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो मैडम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, वो डेफिनेटली आप इनसे अच्छा, मैं अब आपके पास आती हूँ, सही है, ताकि हम ये इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाने का रीज़न यहाँ पे बहुत ज़रूरी, इसलिए कि जब आप अक्सर बच्चे नया घर बना रहे होते हैं, कहते हैं ये आपका कमरा है, मतलब एक बुज़ुर्गों को उनके लिए एक प्राइड होती है का मोमेंट होता है जब बच्चे अपने पैसों से घर बना रहे हैं और उन्होंने एक ख़ास कमरा, बाथरूम अपने वालिदैन के लिए बनवाया है, तो वो एक बहुत प्राइड मोमेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है हर वालिदैन के लिए। तो उसमें किस किस चीज़ का बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली वालिदैन के रूम्स?
या बाथरूम्स के लिए? अच्छा, सिर्फ रूम्स का नहीं होता, होता ये है कि जहाँ से आप इंटर होते हैं ना अपने घर के थोड़ा सा अंदर, जोर से बोलें। जहाँ से आप इंटर होते हैं ना अपने घर से, वहाँ से लेके जहाँ पे वो सोते हैं, जहाँ पे वो वॉशरूम जाते हैं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ओके। ठीक है, स्टेप्स किस हाइट का होना चाहिए, 6 इंचेस से ज़्यादा ना हो, ताकि आपका पैर इजीली और हो सकता है रैम्प बनवाना पड़े व्हीलचेयर की ठीक है? वजह से। वो वैसे भी होना चाहिए, मतलब ये नहीं पता आपका कभी कोई गेस्ट आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप वालिदैन ही है, आपके गेस्ट आ जाएं, उनके लिए भी ज़रूरत होती है, हाँ। तो वो लगाते हैं। इसके अलावा स्टेप्स के ऊपर एंटी स्लिप्स टेप्स लगती हैं। अच्छा, ठीक ऐसा भी है। ऐसा भी होता है हाँ। कि पैर स्लिप ना हो आपका। अच्छा, कुछ जगहों पे जैसे ये कह रही थी कि नाना फॉल हो गए थे, तो उसके लिए ये होता है कि आप लाइट्स लगवा लें, सेंसर्स लाइट्स होती हैं, जैसे आप मूव करेंगे तो वो लाइट ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओह, तो वेरी वो- गुड आइडिया। ये तो अभी एक्सीलेंट आइडिया। बहुत आ गई है ना ऐसी लाइट्स। सेंसर लाइट। हाँ, Sensor छोटी light। छोटी होती है I never और वो knew आप नीचे लगा देते हैं कि जैसे ही नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर आप ऊपर बड़ी कदम- लाइट्स आती हैं, जी, बहुत जी। पहले भी यूज़ होती थी। पर ये बहुत अच्छा आइडिया कि नीचे लगाएं, जैसे कदम बिल्कुल, रखा, आपको- क्योंकि करवट ली है वो, फिर लाइट खुल गई तो आँख खुल जाएगी। इतनी मुश्किल से तो बुजुर्गों को नींद आती है। जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर आपने लगा दी, जैसे दरवाज़ा खुलेगा ऑटोमेटिकली वो लाइट ऑन हो ओह जाएगी। यस। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है आप बुजुर्गों के लिए लगाएं, वैसे भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, कि बहुत सही अच्छा। बात। कभी भी बंदा रात में बहुत सारी बीमारी जैसे डिमेंशिया का मसला है, तो उसके लिए तो आपको याद नहीं रहेगा ना कि स्विच कहाँ पे है, क्या है, तो वो आप जैसे दरवाज़ा बिल्कुल, खोलेंगे वो ऑटोमेटिकली आप बहुत अंदर चले अच्छा जाएंगे। आइडिया है। स्टेप्स के ऊपर रेलिंग दोनों साइड पे होनी चाहिए, कि कभी कोई राइट से चढ़ जाए, अगर लेफ़्ट से चढ़ जाए। बहुत सी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि राइट हैंड नहीं चल रहा होता, तो वो फिर लेफ़्ट की उनका प्रॉब्लम होता है। हाँ। तो दोनों साइड पे होगे तो उनको जो ईजी होगा उनके लिए वो वहाँ से जा सकते ये हम पिक्चर्स भी इसलिए दिखाते जा रहे हैं ताकि आपको वो जो बात कर रहे हैं, वो जैसे अभी पीछे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर वो टेपिंग हुई हुई है जो एंटी स्लिप टेप आपने बोला। फिर ये रेलिंग्स दोनों तरफ लगी हुई है सीढ़ियों के, कि अगर भाई इत्तेफाक है, घर है, सीढ़ियों वाला है, होता है जैसे लाइक मेरे वालिदैन का घर इस तरह बना हुआ है कि वो हर कमरा स्टेप्स पे है, तो मेरे अब्बू को तो बहुत अच्छा रहा कि उनकी एक फिजिकल मतलब चलना फिरना हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी एक तरह की एक्सरसाइज है उनके लिए। मगर मेरी अम्मी के लिए बहुत मुश्किल था, तो उनके लिए एक सीट वाली लिफ्ट लगानी पड़ी थी हमें, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं थी और वो अम्मा अब्बा ने वो घर बनवाया हुआ था, तो वो हर कमरा जो है वो सीढ़ी है, लाउंज सीढ़ी है, उनका कमरा सीढ़ी है, कुछ 10 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती। तो ये एक आइडिया बड़ा अच्छा है रेलिंग का। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जितना लेवल पूरा पे, एक हाँ, लेवल पे होना एक लेवल, चाहिए। हाँ। और टाइल्स भी जो है वो एंटी स्लिप्स होने चाहिए, मैट टाइल्स होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, जगह जगह पे जो है वो रग्स डले हुए होने चाहिए। रग्स से और स्लिप नहीं होता बंदा? रग्स वो वाले नहीं, एंटी स्लिप्स रग्स जो होते हैं ना, अच्छा। जो वाटर एब्जॉर्ब भी करते हैं, वो वाले बहुत सारी जगह जहाँ पे पानी का होता है वहाँ पे रखें, ओके। ताकि पानी अगर गिरे भी तो वो तो अब्जॉर्ब absorb कर हो जाए और वो फैले ना। ठीक है, ठीक है, ठीक इस है। तरह की अच्छा, चीज़ें मैं हैं। ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ, एसी, फैन, ये किस तरह के होने चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि वो जहाँ जहाँ जाए, मतलब उनकी कंफर्ट देखनी है, हमें तो पता होना चाहिए थोड़ी चीज़ें। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके वालिदैन, आपके बड़े बुज़ुर्ग जिनकी वजह से है आपके घर में रौनक, और आपको पता है कि उनके दुआओं के हाथ हमेशा आपके लिए रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। यानी कि इस एज में भी जब वो आपके साथ होते हैं तो आप सेफ़ फील करते हैं कि वो बैठे हैं ना, कोई भी मसला आएगा बस वो संभाल लेंगे। उनके लिए आज, उनकी कंफर्ट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये शो सजाया गया है। और हम बात कर रहे थे इंटीरियर डिज़ाइनर से कि जब हम उनकी कंफर्ट के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन रखें घर में, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्प करेंगी। तो पिछले सेगमेंट में हमने सीढ़ियों की रेलिंग की बात की, पिछले सेगमेंट में हमने जो टाइल्स थे जो स्लिपरी नहीं होते उनकी बात की, लाइट्स की बात की जो सेंसर लाइट्स हैं, और फिर आगे अब हम आप क्या बात कर रहे थे जो मैं कट करके आगे आपने एसी और फैन का कहा था। एसी और फैन, एग्जैक्टली। ये क्या होना चाहिए? अच्छा, फैन्स आजकल बहुत इजी अवेलेबल हैं, सब रिमोट्स वाले ना। अक्सर ही होता है कि वालिदैन को आपको रात में ठंड लगना शुरू हो जाती है, तो वो खड़े होकर उनको फ़ैन ऑफ करने के लिए जाना पड़ता है या स्लो करने के लिए जाना पड़ता बिल्कुल। है। तो उससे बेहतर ये है कि आप रिमोट वाले ले लें, ठीक जो है। आपके लिए ईजी हो। हाँ। ठीक है, कोशिश ये करें कि जितनी भी चीज़ें उनके साइड टेबल के साथ जो है एक स्विच लगा दें, जो लाइट्स भी हों, रूम की लाइट्स भी वहीं से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी जो रिमोट वाली सारी चीज़ें वो आप रिमोट वाली यूज़ कर लें, तो ये इजी है। बाकी फर्नीचर वगैरह सारा उसी प्लेसिंग पे रखना चाहिए जिस प्लेसिंग पे पहले से है।
उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो डिमेंशिया जैसे हम लोग अक्सर कमरों की सेटिंग चेंज कर रहे होते हैं, वो उस हवाले वो नहीं से। करना चाहिए। जो प्रॉब्लम डिमेंशिया के जिनका प्रॉब्लम होता है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको याद होता है कि यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ है, अच्छा वो फिर बाद में पता चलता है वहाँ तो सोफ़ा ही नहीं है। हाँ, गद्दा कितना सख्त होना चाहिए, कितना नर्म होना चाहिए जिस पे वो बेड सोते की हैं, height। बेड की हाइट एग्जैक्टली क्या होनी अच्छा, चाहिए। वो सारी स्टैंडर्ड्स होती हैं। 18 इंचेस का आपका बेड हाइट होनी चाहिए, सोफ़ा आपका 18 इंचेस का होना चाहिए, ताकि इजीली आप कंफर्टेबल बैठ सकें और इजीली उठ भी सकें उसके ऊपर से। इसके अलावा जो है वो मैट्रेसेस कैसे सख्त होने चाहिए कि नरम होने चाहिए? ये तो अगर उनको ऑर्थो का प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए हार्ड होने चाहिए, हाँ। वरना आपका सॉफ्ट आप लोगों में से कोई प्लीज बता वो सकते हैं? एक्चुअली जो है ना वो पेशेंट टू पेशेंट या कह सकते हैं या पर्सन टू पर्सन Very वेरी करता है। Right. उनका बॉडी टाइप क्या है, उनको क्या इशू आ रहा है। लाइक लो बैक पेन काफ़ी कॉमन है, तो इसमें हम जो है ना वो ऑर्थो मैट्रेसेस वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं। Okay. और एक्चुअली में जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं उस स्टडी को हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। सर को बहुत अच्छे से पता होगा क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स। अच्छा। एर्गोनॉमिक्स इज एक्चुअली अ स्टडी जहाँ पे आपकी लाइट से लेकर आपका फ्लोर, हर किसी की हाइट, चेयर की, बेड की, ये सारी चीज़ें, तो हम इन मेडिकल जो है ना इसको बहुत अच्छे से जो है ना वो स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो पेशेंट को गाइड करनी होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल ऐसे ही। एज भी और हाइट भी ना। अगर किसी की हाइट कम है तो जाहिर बात है उसको लो हाइट का बेड चाहिए होगा, सोफा लो हाइट का चाहिए होगा। अगर हाइट ज़्यादा है तो फिर उसको Customized हाइटेड के। चाहिए। अच्छा, और customized बुजुर्गों के लिए आप रेकमेंड नहीं करेंगे जो फ्लोर सेटिंग होती है ना, अक्सर हम वो चाइनीज स्टाइल के जो बेड होते हैं नीचे कि वो गिरे ना, जापानीज बेड आप रेकमेंड नहीं करेंगे? क्योंकि अक्सर घरों में वो इसलिए करते हैं कि अच्छा अम्मा अब्बा गिरे ना, इससे But उठने का problem होगा ना, बैठने नीचे और होगा। उठने इसीलिए- दोनों का प्रॉब्लम। इसीलिए बोला क्या हाइट पे हो, क्योंकि हाइट पे जिस तरह मैंने कहा वॉशरूम जाए तो उनकी पॉस्चर ऊपर की साइड पे, जब बैठेंगे ज़मीन पे तो उठना बहुत मुश्किल है। हाँ। ये। और एक बार डिमेंशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी बता दें सबको डिमेंशिया है क्या, कि भूलने की बीमारी कहते जी, हैं। हाँ। और ख़ास तौर पे उनको बचपन की बातें याद होंगी लेकिन रीसेंट टाइम्स की जी। बातें उनको याद नहीं होंगी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मैंने कहा ये ये तो भी आपको- बीमारी अब इतनी कॉमन हो गई है, इस पे ड्रामे, फिल्में, ये सब इतनी बन रहे हैं, तो अब मेरा ख्याल से 15 में से एक बुजुर्ग को ये प्रॉब्लम है ही है। और ज़्यादा। मज़े की बात ये कि घर वाले ये समझ नहीं पा रहे होते कि ये पुरानी बातें कैसे इनको याद हैं। अपने हाँ। स्कूल के ज़माने की, अपनी शादी, बच्चे पैदा करना याद है, कल रात को क्या खाया ये याद नहीं है। हाँ। तो दिस इज़ वेरी मतलब स्ट्रेंज है ना। हाँ। लेकिन वो उनको क्लियर याद होता है, इसलिए अक्सर बुजुर्ग कह रहे होते हैं ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर ले जाओ। जहाँ वो पहले रहते पहले थे। रहते जी थे। बिल्कुल। और जहाँ वो जिस इलाके में बहुत अरसे से रह रहे हैं वहाँ पे वो रास्ते भूल जाते हैं। नमाज पढ़ने गए, मस्जिद से घर नहीं आ सके क्योंकि पता ही नहीं था रास्ता, वो भूल गए। तो डिमेंशिया एक्चुअली योर डे टू डे लाइफ गेट्स रूइंड। अच्छा, अब हम आते हैं लाइक इंटीरियर्स पे बात करने के बाद अब हम आते हैं उनकी खुराक पर। हम जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने करीबी बुज़ुर्गों को देखती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ बग़ैर अचार के कोई खाना नहीं खा सकती थी, जबकि उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था, मगर उनको कहती थी भाई खा पी के मरूंगी। सारे बुज़ुर्गों को आपके घर, आप मुझसे मुत्तफिक होंगे, वो यही कहते हैं भाई हमें मीठा का शौक़ है, हमें तो इसका अचार का शौक़ है, हमें तो नमक ज़्यादा चाहिए। और फिर उनको कहा गया होता है कि नमक नहीं लेना, शुगर नहीं लेना, मगर हद से ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा नहीं लेना, या कभी कभार उनके लिए फीके खाने भी बनते हैं ना उनकी तबीयत की वजह से, मगर वो नहीं सुनते। अब वालिदैन को आप रोम में कैसे ला सकते हैं? बच्चों को तो आप डांट के कुछ भी दवाई ज़बरदस्ती दोनों सही। पैरों में पकड़ के खिला पिला देते थे, वालिदैन के साथ क्या करें? ये भी एक चीज़ है, क्या करें बताएं? बुज़ुर्गों में जो खुराक के जो मसले आ रहे हैं, हाँ। उसकी अगर मैं बीइंग अ डाइटिशियन रीजंस आइडेंटिफाई करूं, एक तो मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स के मसल मास बहुत तेज़ी से गिर रहा है, उनको फटीक बहुत ज़्यादा हो रही है, चबाने निकलने में दिक्कत आ रही है, डेंचर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से खाया नहीं जा रहा है, हाँ। और डिप्रेशन एंड लोनलीनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। उनका अगर लाइवली एनवायरनमेंट नहीं है, मीन्स के बुज़ुर्ग अक्सर हॉस्पिटल्स में हमें ये कह रहे होते हैं कि दे वांट अ स्पेसिफिक चाइल्ड जो उनके साथ हो, जिसके साथ वो बैठकर खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपने उनको खाना बहुत अच्छा दिया है लेकिन अगर ईटिंग एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो वो उनके ओरल इंटेक और टोटल फूड इंटेक के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ बैठ कर खाइए, रादर देन उनको देकर आप चले जाएं, उनके यानी वो साथ जो डाइनिंग गपशप टेबल करें। वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, वो जो घर बहुत में अच्छा है। बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट रात को तो हो सकता है क्योंकि सब अपने जॉब्स और बाकी सब चीज़ों से, लेकिन कभी कभार क्या होता है जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली, बुजुर्ग सबके साथ खाने के इंतज़ार में
उनके खाने की टाइमिंग्स डिस्टर्ब होती है। Yes, फॉर एग्जांपल yes. अगर वो शुगर पेशेंट है तो उन्होंने इंसुलिन लगा के एक सर्टेन टाइम पे खाना खाना है, खाना। मगर अगर वो अपने बच्चों के इंतज़ार में बैठे होंगे, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, बच्चों के बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो शायद ऑफिस में हैं, उधर लंच ब्रेक पे उन्हें आने में देर हो गई, तो ये इसलिए वाली बात भी है और maximum ये भी है। इस एस्पेक्ट को जितना मैक्सिमम आप एड्रेस कर सकते हैं, आप इसको ज़रूर एड्रेस करें, बिकॉज ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ तो डाइट डाइवर्सिटी की मैं बात करूँगी। बुज़ुर्गों का एक ही तरह का खाना है, उनकी डाइट में वैरायटी नहीं है। वैरायटी मींस मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर एंटीऑक्सीडेंट सोर्सेज जो कि आपने देने हैं। अच्छा, अब अगर मैं ज़्यादातर मेरे अगर मैं पास इससे मशाबत दूं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम जाके यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, अच्छा ये उनको ये हम लंच में बना के देंगे, हम ये खाना दोपहर में बनाएंगे, अलग अलग वैरायटीज देख रहे होते हैं। उसी तरह हम अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों के लिए भी वैरायटी देख सकते हैं और फिर देखें। आपसे मशवरा ले सकते हैं कि इस खाने में जो इंग्रेडिएंट्स हैं Yes. उनके लिए सही है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो बुज़ुर्गों की डाइट में वैरायटी ज़्यादा है, उनको मल्टीविटामिन की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। Okay. अब मिसाल के तौर पे कुछ मिथ्स हो जाती हैं। एक तो जो बीमारी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक है सेल्फ इंड्यूस रिस्ट्रिक्शन, गला ख़राब हो जाएगा, सीने में बलगम हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, ये सर्दी में नहीं डालना, तासीर के मसले, उसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस रिस्ट्रिक्शंस प्लस डिजीज़ की रिस्ट्रिक्शन। सो एट द एंड ऑफ द डे यू एंड अप हैविंग वेरी लेस चॉइसेस अवेलेबल। दूसरा ये कि कई चीज़ें एक्चुअली में पेट का प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि गैस फॉर्मिंग फूड्स। तो हम ये मेंशन करते हैं कि ओके दीज फूड्स हैव टेंडेंसीज कि आप इनको ना दें, जैसे कि चने की दाल, जैसे बेसन की चीज़ें, या बादी गोभी, चीज़ें, बादी हाँ चीज़ें। गोभी हो चावल, गई, आलू। नहीं चावल आलू गैस नहीं करता, ठीक है। छिलके फूल वाली गोभी। दाल हो गई, फूल गोभी, बंद बंद गोभी, गोभी। ब्रोकली हो गई, ये सब एक टिपिकल फूड्स हैं। छोले हो गए, Beans, लोबिया हो red गया, beans, ये बादी करता है। मगर एक आम सादे से फूड को बादी मतलब गैस का बनाकर आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। एक बेसिक टेस्ट ये हो सकता है, अगर खाना खाने के बाद आधे घंटे तक आपको गैस, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नहीं आ रहा, सो प्रॉबेबली वो बाद में अगर आ रहा है तो फूड उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर मेरे पास क्लिनिक में जैसे 70% डेंचर्स के साथ पेशेंट्स आते हैं। अब डेंचर्स है तो बोटी खाई नहीं जा रही, तो व्हाट दे आर गोना डू, बोटी को चबाया, और फिर चूस थूक कर देंगे। उसका फोक फेंक दिया। वो जो फोक आपने फेंका है वो तो आपका मसल मास को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। सो व्हाट आई से इज के आप जो गोश्त वाले के पास जा रहे हैं, आप मशीन से 2 दफ़ा कीमा निकलवा दें, यानी चिकन कीमा, मटन कीमा। Okay. तो उससे क्या होता है, जब वो मशीन से 2 दफ़ा निकलते हैं, वो इतना माइन्यूट पार्टिकल हो जाता है कि फिर आप उसका आलू कीमा या मटर कीमा या कोई भी सब्जी कीमा, दाल कीमा करके आप देते हैं, तो वो उनसे खाया जाता Okay. है। अब वो गोश्त नहीं खाते तो क्या करते हैं, शोरवे में रोटी को भिगो कर खाते हैं। एक्चुअली उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और मसाला लिया, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो ना हुई ना, बहुत सही बात। तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और मिथ में क्लियर यानी आप कह करूं। रही हैं अगर उनको प्रोटीन खाने की इजाजत है तो प्रोटीन हाँ। से वो काफी हद तक, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मसल अब मास मेरे- बनेगा ना। हाँ, Yes. अब वो जब प्रोटीन खाना शुरू हुए, उन्होंने कहा मैंने रोटी चावल नहीं खाना, मुझे प्रोटीन और सैलेड ज्यादा खानी है, तो Yes. माशाल्लाह उनकी हेल्थ अच्छी हो गई। खिलाएं कैसे आप ना उनको, क्योंकि फिर लेकिन उनके फिर लिए ज्यादा मुमकिन प्रोटीन बना लेने है। से उनका क्रेटिनाइन बढ़ गया। नहीं देखिए, जो मैं कि ये किडनी का मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, हाँ। जिसको गुर्दे का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। और वो अगर कीमा आधा कप एक वक्त में खा रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, आप उन्हें अगर दाल दे रहे हो तो आप उन्हें मिक्स दाल दो इंस्टेड ऑफ सिंगल दाल, वो एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स होगा। अच्छा, अगर चनों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो कि अमूमन नहीं होती है, इट्स अ मिथ हेयर जो कि हमारे साथ है, तो छोले, मुर्ग छोले हम कहते हैं, तो हम छोले और कीमे का सालन बना के दे सकते हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि बुजुर्गों को खिचड़ी और दलिया ही बार बार देना है, जिससे वो पिस्ट ऑफ हो जाते हैं। कोफ्ते सॉफ्ट है, कीमा, अच्छा अगर आप शामी उनको कबाब। शामी कबाब हो गया, या घर में अगर आपने कीमे का होल व्हीट रोटी में पराठा बना दिया, बट पराठे में जस्ट 1 टीस्पून ऑयल टू गिव इट दैट पराठा टच, बिकॉज बुजुर्ग वही बात स्टबर्न होते हैं, उनको आपका एक कल्चरली रेलिवेंट चीज़ चाहिए। इवन मैं कहती हूँ देसी घी भी अलाउड है, लेकिन देसी घी 1 टेबल स्पून लेवल्ड, अगर वो पूरे दिन में 24 आवर्स में ले रहे हैं, इट्स सेफ, तो उनको वो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, एंड देन दे फील लाइक कि हाँ ये घर वाला खाना है विद सम
सम काइंड ऑफ रायता आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर अब मिसाल है कि आप खिचड़ी दे रहे हैं, तो हमारे खिचड़ी ट्रेडिशनल है कि जस्ट आपने एक सिंगल दाल डाल दी, चावल डाल दिया और चढ़ा दिया। अब मैंने बात की न्यूट्रिएंट डेंस खिचड़ी, तो उसी खिचड़ी में आपने कीमा डाल दिया, उसमें आपने 2-3 किस्म की सब्ज़ी डाल दी, उसमें आपने 2-3 किस्म की दालें डाल दी। अब वही खिचड़ी और उस खिचड़ी का मवाजना करें तो वो न्यूट्रिएंट मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ वो खिचड़ी आएगी। एंड सेम अप्लाइज फॉर दलिया। कई बुजुर्ग हैं जो रोटी नहीं खा सकते क्योंकि डेंचर्स का प्रॉब्लम है, तो रोटी की जगह पर दलिया, जब आप अब साइकोलॉजिकली अटेंडेंट्स को होता है मेरे पेशेंट रोटी नहीं खा रहे, वो जो दलिया है वो भी तो आटे फॉर्म में बनता है, तो अगर आपने दलिया में कीमा, 2-3 दालें, 2-3 सब्जी वो डाल दी, तो वो एक सेल्फ उनका एक न्यूट्रिएंट डेंस दलिया होगा, यानी उन्होंने रोटी और सालन खा लिया। फिर बुजुर्गों के प्रोटीन सोर्सेज में अंडा नहीं देते कि अंडा जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहती है कि चाहे आपको कोलेस्ट्रोलीमिया है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एक अंडा जर्दी समेत, जर्दी में इतने अच्छे न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है कि आप एक अंडे की जर्दी उनको दे सकते हैं। अच्छा, अब बुज़ुर्गों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है बिकॉज ज़्यादा खाया नहीं जाता, जब कम खाते हैं तो वो इतना स्टूल कैसे बनेगा, तो हम ये कहते हैं सब्ज़ी डालने की आप अपॉर्चुनिटी लें। तो मिसाल के तौर पे अगर एक अंडा खा रहे हैं तो अंडे को सब्जियों वाला ऑमलेट बना दें, उसमें टोमेटोज़, ग्रीन अनियन, कैप्सिकम, अगर मशरूम वो पसंद करते हैं, ऑलिव्स, ये सब डाल दिया, तो वही सेम अंडा न्यूट्रिएंट डेंस वैरायटी रखता हुआ आपको ऑमलेट फॉर्म में आप दे सकते हो। एंड देन उसके साथ हमारे बुजुर्गों को पापा चाहिए नाश्ते में या वाइट ब्रेड चाहिए, रस्क के डुबो के खा रहे हैं, बिल्कुल अनहेल्दी चीजें, वो तो प्योर कार्ब है, रिफाइंड कार्ब है, विच इज़ नॉट ओके। तो मैं ये कहती हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, अगर आपको ब्रेड ही खानी है, बिकॉज बुजुर्ग ये कह रहे हैं मैं सुबह रोटी नहीं खा सकता, देयर इज दैट काइंड ऑल्सो, तो आपने वो मल्टीग्रेन ब्रेड ले लिया और उसको आपने अगर ऑमलेट के साथ खाया तो वही ब्रेड आपका फाइबर का सोर्स होगी। अब ये देखा गया स्टडीज़ में 2024 की स्टडी में कि पाकिस्तान में हर 40% ऑफ द पीपल, नॉर्मल पीपल आर कॉन्स्टिपेटेड। तो जब एक हेल्दी इंडिविजुअल कॉन्स्टिपेटेड हो रहा है तो बुजुर्गों में तो ये कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है। फिर बुजुर्गों और मुझे ये बताएं, अगर बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उनकी फिजिकल हेल्थ को वो किस तरह देखिए जब बुज़ुर्गों को कब्ज़ होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल आदमी की आप एग्जांपल ले लें, स्टूल पास हो नहीं रहा, सारा बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पेट में दर्द, वो सारी चीज़ें फैक्टर्स ख़राब करेगी। जिस तरह हम बात करें डिमेंशिया की, तो जो भी बॉडी में स्ट्रेस मैकेनिज्म है ना, वो चीज़ों को ट्रिगर करेगा, डिमेंशिया को ख़राब करेगा। तो आप समझे कि आपको वही प्रॉब्लम है कि जिस तरह दांत में दर्द है, तो इसी तरह बुजुर्गों को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द से वो खा पी नहीं पाएंगे, उल्टियाँ करेंगे, जब नीचे से नहीं निकल रहा तो ऊपर से उल्टी करेंगे, वो नमकियात की कमी करेगी, नमकियात की कमी के साथ फिर वही वो डोमिनो इफेक्ट है। अच्छा, फिजिकली कम मेंटली ज़्यादा जो है ना आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा हो। और अटेंडेंट्स को पता भी नहीं होता। ये जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह वाली चीज़ें, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इसका ताल्लुक एक्सरसाइज से भी, कि अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप शायद बच सकते एक्सरसाइज से है, पानी के इंटेक से है, फाइबर इंटेक से है। वो मैडम बताएंगी फाइबर कितना लेना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो और इन्होंने जो अट्रैक्टिव आइडियाज बताए हैं वैरायटी के, वो इसलिए जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ड परहेज से बहुत चिढ़ है। बुजुर्ग जो है, अगर आप उनसे कहें परहेज ही खाना है, दे वुड हेट इट, दे वुड नॉट वांट टू ईट इट। सो मेक इट इंटरेस्टिंग एंड और आप अट्रैक्टिव। सब घर के खाने बनाएं, सिर्फ उनमें इवन फॉर आवर्स ऑल्सो अगर आप तेल का या नमक का थोड़ा सा लेवल कम कर दें, क्योंकि अगर मेरे वालिदैन को हाइपरटेंशन है तो मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ रिस्क कैरी करूँगी, लेकिन अगर मैं उनकी वजह से एक घर में कल्चर ही ऐसा डेवलप कर दूँ तो मे बी मैं अपने इस रिस्क को 10 साल धकेल सकती हूँ, या अगर वो डायबिटिक्स हैं तो मैं 10 साल डायबिटीज़ धकेल सकती हूँ, लेकिन वो एक ओवरऑल हेल्दी होगा। उनके लिए अलग से खाने बनाकर उनको ये देना कि जी आपका अलग से खाना है, डोंट ट्रीट देम लाइक दैट, बिकॉज उनको अपने नॉर्मल खाने से एसोसिएशन चाहिए। अलग खाना बना रहे हैं, आपको वही खाना बनाना है जो आप अपने लिए बना रहे हैं, बट यस थोड़ा सा जायके वगैरह, जिस तरह इन्होंने बताया कि नमक आप ऊपर से ना डालें, जो जायके के लिए नमक है दैट इज फाइन। इसी या दाल में तड़का लग रहा है, तड़का लगने से पहले आप दाल निकाल दें उनकी, और आपने वो जो तड़का है उसका जस्ट 1 टीस्पून उसमें डाल दिया, तो आपका घर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, उनके लिए आपने थोड़ी सी अमेंडमेंट भी कर ली, तो वो सेम चीज़ खाएंगे लेकिन उस तरह।
डिमेंशिया की वजह से इनको पानी पीना याद नहीं रहता नहीं यार, और खाना नहीं रहता। ये इनको याद नहीं होता इन्होंने लास्ट पानी कब पिया था। फिर अटेंडेंस को याद नहीं होता। व्हेन आई आस्क्ड तब कि कोई बुजुर्ग के आपने लास्ट स्टूल कब पास किया था, एट टाइम्स दे आर अनएबल टू टेल मी मैंने लास्ट कब पास किया था। फिर जब मैं अटेंडेंट से पूछती हूँ उनको भी ब्लैंक होते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से पता चलता है 72 आवर्स तक स्टूल पास नहीं हुआ, तभी वो मेरे पास आते हैं इनटेक कम हो रहा है, ये इतना खा नहीं रहे। जो कोर प्रॉब्लम होता है वो तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अब फिर क्या होता है, डॉक्टर स्टूल सॉफ्टनर्स दे देते हैं। मैं ये कहती हूँ स्टूल सॉफ्टनर्स की जगह अगर डाइट में फाइबर अच्छा है तो उसका मसला नहीं होगा। फिर मैं कहती हूँ बुजुर्गों को प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दें। अब प्रोबायोटिक का सबसे एक्सेलेंट सोर्स दही है। मैं दही नहीं खाऊंगा, बलगम हो जाएगी, मेरा सीना जाम हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ हाँ, ये भी ये तो चावल नहीं लेना, सब अपने टांके खराब हो डॉक्टर्स खुद होते जाएंगे। हैं। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई बुजुर्ग जो है वो सब अपने डॉक्टर्स खुद होते हैं। केला नहीं वो कहते हैं केला नहीं खाना, दही नहीं खानी, चावल नहीं खाने के भाई हमारे बलगम हो जाएगा, सीना खराब हो एट जाएगा। टाइम मुझे क्लिनिक में डांट पड़ जाती है, बेटा तुम्हें नहीं पता, तुम तो आजकल की हो ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो मेरी लर्निंग हो रही होती है कि अच्छा ऐसे। तो एट टाइम्स यू नीड टू बी अ लिसनिंग ईयर। अब मुझे पता होता है ये चीज़ एविडेंस बेस नहीं है, बट आई गिव देम एन ईयर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा ब्रेक पे जाने का, इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी जो हम साथ मिलकर इंशाल्लाह आज सीखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम अपने प्यारों के लिए उनकी कंफर्ट, उनकी हेल्थ, उनके खाने पीने, बस समझे आज उनके लिए हमारा शो है। और बेसिकली कुछ चीज़ें सीख रहे हैं हम एक दूसरे से कि हम उनको और कैसे कंफर्टेबल बना सकें। तो हमने अभी खाने पीने की बात की, उनकी इंटीरियर्स की बात की कि किस तरह होने चाहिए। आप अपनी अम्मा को क्या एक्सरसाइज कराती हैं? जैसे होता है ना कुछ उनकी मेरी वालदा माशाल्लाह माशाल्लाह 85 साल की हैं, अच्छा, अल्लाह के शुक्र से। माशाल्लाह। अब से 10 साल पहले तक वो जिम जाती थी। वाओ। वो जिम जाती थी। और उन्होंने जिम जाना कौन सी एज से शुरू किया था? आई थिंक इन हर, देखें उन्होंने सारी ज़िंदगी वॉक बहुत किया। ठीक है। अच्छा, वो कहती है मेरे बचपन में हमें थोड़ी अवेयरनेस थी कि मसल्स को यूं करना है, फला करिए, तो बहुत लेट पता स्टेज में चला। चीज़ें आई हैं। मगर वो एक स्पोर्ट्स वुमन थी। ओके। बैडमिंटन उन्होंने बहुत खेला। एनसीसी की ट्रेनिंग में वो उन्होंने टॉप किया सिंध में। तो शी वाज वेरी वेरी एक्टिव अपार्ट फ्रॉम हर करियर। बहुत उन्होंने एक्टिव ज़िंदगी गुजारी। तो हम लोगों ने जिम जाना जब शुरू किया तो अम्मी सबसे एल्डरली थी जिम में। हाँ। और वो 45 मिनट जाके जो भी इंस्ट्रक्टर कहता था वो करती थी। हाँ। और बड़े डिसिप्लिन के साथ। और वो जो एक्सरसाइजेज उन्होंने सीखी, फिर कोविड के बाद हम जा नहीं सके। हाँ। तो फिर वो घर पे ही हमने कुछ वेट्स वगैरह, बैंड्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वो घर पे जो था वो घर पे करती थी। हाँ। और अब ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। शी कैन वॉक अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो बैठ के अपने स्ट्रेचेस, मतलब लिटरली इतना वो स्ट्रेच, अगर ये हाथ वहाँ ले जाना चाह रही हैं तो जहाँ डॉक्टर साहब बैठे वहाँ तक वो ले जाएंगी। ओह गुड। यू सी, यस। तो मसल स्ट्रांग थे उनके। हाँ, तो बॉडी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इवन नाउ। और वो अपने हाथों की एक्सरसाइज, फिर वो कुछ गेम्स खेलती हैं फॉर मेंटल ब्रेन, यस, मेंटल एक्सरसाइज, पाँव की करती हैं, फिर लेग रेजेस करती हैं। और हाथों की बहुत एक्सरसाइजेज, नेक एक्सरसाइजेज। एक तो नेक एक्सरसाइजेज इतनी ज़रूरी हैं बिकॉज फिर जिसको उसको देखो वर्टिगो, जिसको उसको देखो सर्वाइकल इश्यूज़ हैं। तो समझने की सिर्फ यही बात है। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ये साइंस रिलेटेड बातें कर रही हूँ, इसलिए कि यहाँ पे सब क्वालिफाइड लोग बैठे नहीं, हैं। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली आप आप बात सही कर रही हैं, आप बात सही कर रही हैं। आई एम अ ले पर्सन। मगर ये कि सिर्फ समझना ये है कि जो हमारा स्केलेटन है वो हड्डियाँ हैं, और ये जो हमारा मसल मास है वो उसको पकड़े हुए है। वो उस वक्त तक पकड़े रहेगा जब तक मसल मास होगा और उसके मसल के अंदर स्ट्रेंथ होगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी। एज जो है ना वो एक्चुअली में एक नंबर है। सही है। और जो आपका मसल मास है ना वो आपका बैंक है। सही है। आधे से ज़्यादा लोग जो आजकल 70s क्रॉस करते हैं वो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुके होते हैं। सही है।
तो मैं आपको एक्चुअली में बता सकता हूँ कि आप अपने मसल मास में और अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कैसे कर इन्वेस्ट सकते हैं। करें। ठीक है, हम अर्ली 20s में जितने भी लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं फॉर टू लुक गुड, सही एक इम्प्रेशन आए, अच्छा दिखूं। बट आप आफ्टर 40 जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो एक्चुअली आपके सर्वाइवल के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, मसल मास हमारा जितना अच्छा होगा, हमारे जॉइंट से उतना ज़्यादा लोड कम होगा। आपको जैसा पता है आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके मसल्स एक्चुअली में जो है ना, उनके जॉइंट्स को सपोर्ट इतना अच्छे से नहीं कर सके। और यंग लोग डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल मतलब 50s अर्ली 60s वही दोनों घुटने बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है जब आप 40 क्रॉस करते हैं ना, तो हर 10 साल में आपका जो है ना 5 to 7% बॉडी मास जो है ना मसल वो मास गिरता है। उससे प्रिवेंट करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वेट ट्रेनिंग शुरू करें। हमारे यहाँ सोसाइटी में माँ बाप और बहुत जितने भी एल्डरली लोग होते जाते हैं वो वॉक पे बड़ा ध्यान देते हैं। वॉक इज़ रियली गुड, बट वॉक जो है ना वो एक्चुअली आपके हार्ट पे अच्छा खासा इफेक्ट करती है, मसल्स पे करती है, बट उसका जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है। इंस्टेड हमें चाहिए कि हम वेट ट्रेनिंग की तरफ जाएं, क्योंकि वेट ट्रेनिंग से सिर्फ ये नहीं होता कि आपके मसल मास इंक्रीज होता है। एक बहुत मिथ बना हुआ है कि आपके डोले बन जाएगी खवातीन के लिए वेट ट्रेनिंग स्पेशली। जो है किस उम्र तक कर सकते हैं? कैन ओल्डर पीपल यस आल्सो यस डू यस, आई हैव अ 95 ईयर ओल्ड क्लाइंट, उनको भी मैं वेट ट्रेनिंग करा। ओह गुड। क्योंकि वेट का जो आप बोलते हैं कि ना असर होता है बॉडी पे, वो सिर्फ मसल्स पे नहीं होता, आपके बोन्स पे भी हो रहा होता है। ओके। जब आप वेट अपने बोन्स पे डालते हैं ना, तो बोन्स एक्चुअली रिक्वायर करती है कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करें। अब हमारे यहाँ पे मिथ है कि जैसे मैं लेट्स सपोज कि कोई सर्जरी की तरफ जा रहा है, नी या हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहा है, तो उनको डॉक्टर ने कह दिया है कि भाई आपको 2 हफ्ते में सर्जरी करानी है। अब वो क्या सोचते हैं कि भाई 2 हफ्ते में बेड पे लेटूंगी या लेटूंगा, आराम से 2 हफ्ते बाद सर्जरी होगी और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक। बट उसका जो है ना रिवर्सल हो जाता है। जब आप 2 हफ्ता बेड पे रेस्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली में आपका जो मसल मास है ना वो रिड्यूस हो रहा होता है। सही। उसका नुकसान आपको सर्जरी में भी होता है, और उसके बाद जो सर्जरी के बाद रिहेबिलिटेशन आती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आपको मतलब मसला हो रहा होता है। अगर आप उससे पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं सर्जरी से पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक, तो सर्जरी आपके लिए एक डे केयर प्रोसीजर हो जाता है। आप सर्जरी कराते हैं, इन 48 आवर्स आप घर पे होते हैं, और आपके लिए फिर खड़ा होना, चलना, मतलब stairs मूवमेंट climbing, इज द की। movement is the key। हमारे यहाँ बुजुर्गों को सबसे Mobility। ज़्यादा मसला इस वजह से आ रहा होता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते। हाँ। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड और आप कह रहे हैं 40 से शुरू कर दिया, अगर पूरी जिंदगी नहीं एज की। अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, अब अगर पूरी जिंदगी नहीं की, अक्ल ही बाद में आई है, कोई तो मसला फिर नहीं। 40 तो कहीं तो आदमी शुरू हो ना, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट जहाँ पे भी शुरू करेंगे तो आपको फायदा होना आहिस्ता शुरू हो बिल्कुल ऐसा ही जाएगा। है। अगर आप 70s में भी स्टार्ट कर रहे हैं, 80s में भी इवन स्टार्ट करें, तो आपका ना लाइफ स्पेन कुछ ना कुछ हद तक जो है ना बढ़ दैट्स अ जाता गुड है। इन्फॉर्मेशन, हाँ। बिकॉज मैं भी ये सोचती थी कि एक सर्टेन एज के बाद आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते। Exactly, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती बिल्कुल according कर to सकते your- हैं, आपको थोड़ा सा वेट बिल्कुल। रिड्यूस कर देना है अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है। बॉडी की और capability वेट अपना- ट्रेनिंग क्या है डॉक्टर साहब, सॉरी माजरत नहीं, के नहीं, साथ, कोई issue नहीं। कि आप अपने मसल्स को चैलेंज करते हैं, हाँ। है ना, चैलेंज कर रहे हैं और रेजिस्टेंस दे रहे हैं ना आप। अब नेक एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने मोड़ के यूँ आपने रोका, ये रेजिस्ट किया आपने और अपनी गर्दन को यूँ मोड़ा, तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस महसूस होगी। तो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ यूँ यूँ कर रहे होते हैं, भाई ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, एक्चुअली में ये एक एक्सरसाइज होती है आपके जो है ना नेक के बैक के मसल्स के लिए होती है। नहीं But डॉक्टर साहब, वो मगर उसको थोड़ी रेजिस्टेंस तो देनी है। रेजिस्टेंस जरूरी होती है, बट हाँ, कुछ मगर वो जो एक्सरसाइज जोर जोर से लोग बॉडी वेट पे भी, जैसे हम कहते हैं ना कि आप सिर्फ पुशअप कर लें, तो वो बॉडी वेट, जैसे नेक का भी एक वेट है जो आप मतलब हेड का भी एक वेट है जो आपके नेक ने उठाया है, तो आप एक्चुअली भी जब मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो वो अपनी जगह पे एक्सरसाइज हो रही है। बट उसका सिर्फ पैटर्न हम करेक्ट कर सकते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव नहीं कर रहा हो, ताकि Aggressive नहीं उसको होना इंजरी ना चाहिए। हो जाए। और सेकेंडली, जो लोगों को मीठा खाने का बड़ा शौक है और आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया, तो एक्सरसाइज इज एक्चुअली अ प्रिवेंटिव थिंग टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम डायबिटीज़। सो अगर आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स एक्चुअली में जो है ना वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर होते हैं, तो शुगर, इंसुलिन, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी मसल देन मोर एंड मोर Absorb कर रिक्वायर कर रही होती है, तो आपको फिर डायबिटीज़ के इशू नहीं होते। हम टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उन सबको हम सबसे पहले बोलते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज शुरू करो। उससे ये होता है कि तो इसका उनकी जो है मतलब ना खाली वॉक इनफ नहीं, नहीं है, नहीं, walk बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं। इज अ मस्ट। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हाँ। है। और आप एक और बात से शायद आप अग्री करेंगे सब लोग
कि कोई 20 साल पहले हमारे यहाँ ट्रेडमिल का बड़ा रिवाज हो गया। हर किसी के घरों में जनाब चल चल के स्पेशली खवातीन एंड विद इन 6-7-8 ईयर्स घुटने ही रह गए। घुटने गए। अरे भाई ये उन ममालिक के लिए बनाई गई थी नंबर 1 जहाँ पे आप बाहर नहीं जा सकते, बर्फ़ पड़ती है 6 महीने। हाँ। तो दूसरा ये कि अगर आपको ट्रेडमिल इस्तेमाल करना मजबूरी ही है तो उसको आप उसमें रेजिस्टेंस डालते yes, हैं और इंटरमिटेंटली आप उसको ना थोड़ा Incline कभी कर दें ना वो। तेज कर Incline कर दें, दें बिल्कुल। और या स्पीड भी कभी तेज कर दें फिर स्लो कर दें, इसलिए कि जब हम वैसे भी चलते हैं तो हम एक स्पीड पे नहीं चल रहे होते, कभी थोड़ा सा कम हो जाती है ज़्यादा। हाँ। तो जो आपका घुटना है वो घिसना कम कर देता है, मगर एक टाइम आता है कि जब उसका कार्टिलेज खत्म। देखिए, कार्टिलेज खत्म होता है तो वो प्रॉब्लम होती कुछ है। चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम रोक नहीं सकते नहीं ना। अब रोक अगर सकते। उम्र से आपके आनी है, आपको नी सर्जरी होनी है तो वो तो होगी ही तो रही। लेकिन आजकल नहीं, तो नहीं, बहुत नहीं, सारे नहीं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं, एक लेकिन example दे लेकिन रहा हूँ। आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेट्स से Prevent कर मोटापा सकते अगर होगा तो वो बिल्कुल। जल्दी घुटने खराब हो। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर ऐसा साहब एक सवाल मुझे करना है, क्योंकि हम हर चीज़ का हल बता रहे हैं। अब अगर नी की प्रॉब्लम हो गई है तो क्या क्या जिद्दत आई है जिससे हम अपने बुजुर्गों को उस तकलीफ से बचा सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ गई अगर आ गई है? अच्छा देखिए, जब अगर प्रॉब्लम कोई स्टेम सेल्स का इंजेक्शन है? देखिए इसमें बहुत सारे, क्योंकि मेरी वाइफ भी रूमेटोलॉजिस्ट है। हाँ। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब भी किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम आ जाता है इसमें बहुत सारे मेजर्स हैं। दर्द की दवाई ले ली, घुटनों में इंजेक्शन लगा दिया, एक आप पीआरपी की बात कर रही हैं जो स्टेम सेल और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वो लगा दिए। तो अल्टीमेट इलाज ये सब आर्जी तौर पे है। अगर घुटने बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, आपको घुटनों की सर्जरी करानी होगी, जो नी नी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं। तो आप उससे पहले कोशिश करें कि हम बचा कैसे सकते हैं। लेकिन लेट्स से आपको तो हो जो गया, नी रिप्लेसमेंट होती है उसमें क्या होता है? उसमें घुटना तब्दील करते हैं। बेसिकली इट्स नॉट माय डोमेन, वो सर्जन ही बता सकते हैं। हाँ। लेकिन बाकायदा इसका जो जोड़ का जो वो है वो उसको चेंज करते हैं हाँ। और उसको फिर बाकायदा क्योंकि मेरी मामी है, उन्होंने बहुत अरसे तक पाला ये, और जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उन्होंने कराई तो वो कहने लगी कि मैं जन्नत में हूँ। मतलब पहले वो डर रही थी करवाने से कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और अब वो इतनी खुश हैं कि ये मैंने पहले क्यों नहीं कराया, मैंने इतने साल ज़ाया क्यों कर दिए। तो बहुत सारे बुज़ुर्ग चीज़ों से डरते रहते हैं, वो डरते रहते हैं और वो अपने इतने अहम साल ज़ाया कर देते हैं, दर्द पालते पालते, तकलीफ वो बैठे बैठे वो अपने लेकिन साल देखिए ज़ाया मसला ये ना कि वो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी। हाँ। अब लेट्स से बहुत सारे लोग हैं कि वो सर्जरी करा लेते हैं, डॉक्टर साहब अब हम नहीं चल पाते, तो उनके पहले क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखना है। लेकिन यस, इट्स नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग चलते भी हैं और बिल्कुल। जिस तरह आपके पास एक एग्जांपल है। यस हाँ। अच्छा अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, क्योंकि हम हर चीज़ बात करें जो कि बाकी सारी इस टॉपिक्स में बात करते रहते होंगे घर पे, पर हमें नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो दिमाग हर चीज़, चाहे वो खाना पीना हो, वो खाना छोड़ देंगे अगर वो उदास हैं, अगर वो उनको प्रॉब्लम है कोई, उनको टाइम नहीं मिलता, अपने प्यारों का टाइम नहीं मिलता, वो सोशलाइज उस तरह नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी वो काम करते रहे हैं और उनको टाइम ही नहीं मिला कि उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा हो। फिर बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे उनको रोना आ जाता है। मतलब हम कहते हैं ना कि क्या हो गया, ये तो इतने स्ट्रांग होते थे, ये तो असाब कमज़ोर हो जाते असाब हैं। वीक हो जाते हैं। तो ये हर कोई ये प्रैक्टिकली मेरा ख्याल से एक्सपीरियंस करता होगा कि छोटी छोटी बात पर रोने लगेंगे, आंसू निकलने लगेंगे। तो प्लीज़ Actually, अब हम आते मेंटल हेल्थ। हाँ, एक्चुअली लॉस है ना, जब हाँ। आप इस एज में आ गए तो आप हर चीज़ लूज़ कर रहे हैं। यू आर लूजिंग योर जवानी, योर एनर्जी, योर हेल्थ, ब्यूटी। योर ब्यूटी। बहुत सारी खवातीन को मैंने ये देखा है सब कहते चीज़। हुए कि लाइक उनकी शक्ल पे हसीन तरीन होती थी अपनी इट्स नॉट जवानी में। ईजी टू एक्सेप्ट Yes. एज रिलेटेड हाँ। चेंजेस जो आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ऐसा लगता है हर चीज़ हाथ से निकल रही Exactly. है, और वो काम करते थे, मसरूफ़ होते थे, अब उनके पास टाइम ही टाइम है। इंडिपेंडेंस लूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ लूज़ हो रही है। बच्चे लूज़ कर रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं या बच्चे बिजी हो रहे हैं। तो लोनलीनेस बेसिकली किल्स। लोनलीनेस से यहाँ से डिप्रेशन और एंजाइटी आता है। उनको बस ये डर लगा रहता है, या मैं बीमार हो जाऊँगा, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ बीइंग अ बर्डन ऑन समवन एल्स। तो यहाँ से किक इन करता है डिप्रेशन। फिर उनका वही बात है, आसाब कमज़ोर हो जाना, उदासी होने लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, रोना आता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सब लोग हम मिस क्यों कर जाते हैं। हम कहते हैं ये नॉर्मल एजिंग है,
इस एज में तो ऐसा हो ही जाता है, ऐसा नहीं होता। इस एज में हम एनर्जी लूज़ करते हैं लेकिन हम अपना स्पार्क नहीं लूज़ करते। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग है और वो खामोश हो गया है या वो हर छोटी बात पे रो रहा है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर। बट अगेन वही बात आ गई, ह्यूमन कनेक्शन। बैठें, टाइम दें, बात करें, आप उनके लिए सारी आसाइशें रख दें, अटेंडेंट रख लें, टाइम पे मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन अगर इंसान मौजूद नहीं है उनके पास, आपने कभी देखा होगा अटेंडेंट से वो खुश नहीं होते, दे यूजुअली स्क्रीम ऑन द अटेंडेंट्स जो उनका ख्याल रखते हैं या नर्सेज होते हैं, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे वांट देयर ओन पीपल। वो कहते हैं हमारा ख्याल रखें। जिस तरह डॉक्टर आयशा आप बात करें लोनलीनेस की, इसी आइडिया पे हम लोगों ने एक सेंटर भी बात की, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताइए जरा। उस सेंटर का आइडिया ये है कि जिनके बच्चे बाहर हैं या जो जॉब करते हैं, पेरेंट्स अकेले हैं, तो हमने अपने पास एक सेंटर खोला हुआ है बुजुर्गों के लिए है और उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और ग्रुप्स में वो आपस में उसमें सुबह से रात तक है ना, नहीं रात छोड़ तक के तो नहीं जाना ना? इट्स डे केयर, यानी Okay, it's a सुबह day ऑफिस जाएं तो छोड़ते हुए जाएं लियाकत नेशनल। यस लियाकत नेशनल में, और फिर हम दोपहर को 2 बजे वो चले जाएं। उसमें हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं, गेम्स भी हैं, फिजिकल थेरेपी भी है, हमारे एक साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं वहाँ पे और हमारे बहुत सारे और उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और सब दोस्त हो सब दोस्त हो जाते सब हम उम्र होते होंगे, Yes, सब दोस्त और हो उसमें जाते पता है क्या होता है, उसमें मंडे को लेट्स से अगर कोई आया तो नेक्स्ट डे नहीं आ रहा तो वो कहेंगे भाई एक नहीं आ रहा तो हम सब नहीं आ रहे, सो दे आर फ्रेंड्स नाउ। सो और उसमें फिर डिफरेंट एक्टिविटीज, कोई प्रोग्राम करा तो लिया। ऐसा कैसे इस एज के इस हिस्से में जो दोस्त बनते हैं, वरना अक्सर देखा गया कि पुराने दे पुराने आर दोस्त सो चले आ मच रहे हैं। लाइक अटैच्ड टू ईच अदर, वो इतने ज्यादा अटैच देखिए हैं। उनको देयर इज एक्चुअली समथिंग टू लुक फॉरवर्ड Yes, टू ना, relate इनकी to. जिंदगी में हमें पर्पस लाना है। बेसिकली इफ दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू सो दे फील वेरी कभी उनको बोला सैड कि एंड आप हमने अनहैप्पी। कंपटीशन करा लिया कुकिंग का, कभी हमने क्रिकेट खेल ली, कभी कोई बात करने आ गया, कभी कोई प्रोग्राम कर लिया, कभी कॉमेडी नाइट्स कर लिया, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स वहाँ किए। So, देखिए but they वेस्ट में are तो ये बहुत होता है, ये इस तरह बहुत के ग्रुप्स बहुत बने हुए होते हैं। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है व्हिच इज अच्छा, वेरी अभी मैं अफशा जी से बात कर रही थी अभी ब्रेक के दौरान, तो हम ये कह रहे थे कि कभी जैसे जो हमारे पेरेंट्स या हमारे इन लॉज जो हैं, हम सब साथ रहते हैं, तो कभी हम उनके दोस्तों को बुला लें। हम अक्सर बिल्कुल। ऐसा होता है कि कोशिश- हमारे कोई लोग आए होते हैं और वो वहाँ बैठे हुए होते हैं। नहीं उनके फ्रेंड्स उन ऐसे रिश्तेदार जिनसे उनकी उनसियत बहुत ज़्यादा है, लगाव है, या कॉलीग्स जो रहे हैं, तो उन्हें बुलाएं और बेशक एक ही शख्स को बुला लें। देखिए एक मेहमान आता है भारी नहीं पड़ता हाँ ना, 10 एक साथ आ जाते हैं तो वो कम्युनिकेशन भी वो मज़ेदार नहीं होती। हाँ। अगर हर हफ्ते नहीं चले 15 दिन में एक शख्स आ जाए, हाँ। जो खाना 4 के लिए 5 के लिए बनाए वो 6 भी खा लेंगे, तो उनको उसके अच्छा अंदर फील होगा ना, बहुत हमारे अच्छा फील बुजुर्गों होता को है। कि उनके दोस्त को या उनके रिश्तेदार को या उनके लिए उनके ऑनर में बुलाया गया और हम बैठे हैं उनके साथ, है ना? यहाँ पे मैं एक और बात बताऊंगी। रॉक साहब ने जैसे कहा कि कितना अच्छी ये एक्टिविटी है, एक सेंटर care. इन्होंने जो डे केयर खोला है, बहुत अच्छी बात है। मेरी वालदा ने भी एक ग्रुप शुरू किया था 15 साल पहले, जो महीने में एक दफ़ा मिलता है 2 घंटे के लिए। अभी भी मिलते हैं? अभी भी। ओह वाह। अभी अच्छा, उस ग्रुप में कोई ये ममानियत नहीं है कि आप 30s में तो आप नहीं आ सकते, आप 70 हैं तो नहीं आ सकते। इट्स एन ओपन, जस्ट लाइक अ कॉफी मॉर्निंग या और काइंड इट्स एन इवनिंग फ्रॉम Evening, 6 to 8, और सब मिलके गाते हैं इन कोरस फॉर्म। ओह वाओ। दिस इज़ 15 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका नाम है सिंग अलोंग कराची। तो इतना अच्छा कोई होता है, इसलिए कि जो यंगस्टर्स हैं वो बड़ों को बैठने उठने में भी, आंटी आइए मैं आपको पहुंचा दूं गाड़ी तक, या ये जब हम चाय पीते हैं मैं आपके लिए चाय ला रहा हूँ। हाँ। तो एक वो होता है। फिर अब 15 साल में ये हुआ है, ऑफ कोर्स नए मेंबर्स भी उसमें आते हैं, इतनी दोस्तियाँ हो गई हैं, एंड वी हैव सैडली लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल एज ओह, वेल। हाँ। मगर हम एक फैमिली की तरह हो गए, येट कोई किसी को जज नहीं कर रहा, हंसी मजाक भी उसमें हम करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ छोटे चुटकुले होते हैं, खाना पीना भी होता है, और फिर उसके बाद आप अपने अपने घरों को चले जाएं। और जिस महीने वो नहीं होता तो सब बहुत अपसेट भी हो जाते हैं। बट डॉक्टर साहब एक बात और है, ये तो हमने बात कर ली एक ख़ास स्ट्राटा की, एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते। What about those who cannot afford it? उसका भी हम हल निकालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को टच कर रहे हैं और हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा भी है। अब क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ का कनेक्शन एक्सरसाइज के साथ है, जैसे कि आप कह रही थी, बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा सॉरी, इस पे बात करने से पहले अफशा जी, आपने मुझे लास्ट जो सेगमेंट था उसमें कहा था कि ये सब हम बातें करें एक थोड़े से वेल ऑफ लोगों के लिए, लेकिन ऐसी कम्युनिटी जो खाती है उनका गुजारा उसी दिन होता है, लाइक जो कमा के लाती है वो हैंड टू माउथ वाला। बस आप देखिए, मगर वो जो सेगमेंट है ऑफ सोसाइटी जो कि बहुत हाँ जी। बड़ा सेगमेंट है, तो उनमें मैंने ये देखा है फिर एक है, ये चच्ची आ गई, वो फलां आ गई, अच्छा और कुछ, चलो मैं तो रह जाऊंगी यहाँ पे, इसका ख्याल रखूंगी। हाँ। एक ये चीज़ बहुत है उन लोगों में। और वाकई कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिनमें ख़र्चा ना हो, और एक प्याली चाय के साथ मिल जाएं सब, और अच्छा, आप एक्टिविटीज़ इस कम्युनिटी में देखें, आप घर के बुजुर्ग हैं वो बहुत आखिर तक काम करते हुए नजर आएंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल आपके घर में खाना पका रहे हैं भाई, सफाई कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बहुत उखड़ू end बैठ तक। के सब्जी कट रही है, Exactly. because they are used to it, you know, हाँ। कि और कहीं कहीं लोग कहते हैं आप ये काम ना करें, आपकी उम्र नहीं है, आप आराम करें, तो मेरा ख्याल है मना नहीं करना चाहिए। मना नहीं करना। जब उनको तक जो active कर रहने सके लेकर देना आ गए चाहिए। दुकान से या कोई भी ऐसी एक्टिव चीज़। रहने बिल्कुल अच्छा, एक चीज़ जो मैं कहना चाहती बिल्कुल हूँ कहिए। वो ये कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे वालिदैन की या हमारे बुज़ुर्गों की, तो उनके बिस्तरे के पास, उनके बाथरूम में और हो सके तो अगर वो बिस्तर से उठ के लाउंज में जाए कहीं, उनके गले में एक कॉर्डलेस बेल ज़रूर होनी चाहिए, मतलब जैसे लाइक हार की तरह हो। हार के वो तरह होती है सॉर्ट ऑफ फॉल्स अलार्म जी। जैसे ये कि उनको किसी को बुलाना है, हाँ। कुछ गिर गया है, या खुदा ना करे उनको बाथरूम जाना है मगर नहीं जा पा रहे, इसलिए कि आपको पता है बहुत से लोग बुजुर्ग इस बात से अग्री भी नहीं करते, दे फील ऑफेंडेड, व्हाई आई डोंट नीड दिस, व्हाई वुड आई डू और दिस। इस पर हमें उन्हें एजुकेट करना है कि they देखिए would just आपकी hate it. ज़रूरत नहीं है, ये हम हमारे हिफ्ज़-ए-माल लिए है। तकद्दुम कर रहे हैं, इट्स अ प्रिकॉशनरी मेजर। बात करूं- अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी एक बेल रख लेती हूँ, यू नो दैट्स व्हाट यू टेल देम, कि मैं भी रख लेती हूँ एक आपको bell। उनकी साइकी के साथ खेलना हाँ, पड़ता है। करना पड़ता है ना? करना पड़ता मैं बात का वो दूसरा पहलू बताऊं, बिकॉज मैं ये प्रैक्टिकली देख चुकी हूँ। अगर बेल ज़्यादा बताई ना तो अटेंडेंट परेशान होकर बोलते हैं अम्मी आप तंग बहुत करती हैं, ये काम ये तो हो सकता था। तो जब हम उन्हें झटकते हैं उससे ना उनकी डिग्निटी इफेक्ट होती है कि ये काम ज़्यादा बताती हैं, ये बार बार तंग करती हैं, मैं लेटा हुआ था आपने मुझे बुलाया इस बात के लिए। ये कमेंटिंग बहुत ये बार-बार अटेंडेंट्स कहते ये हैं, अटेंडेंट्स कहते तो हैं। अटेंडेंट को आप पैसे किस बात के दे रहे हैं? हाँ। True इसी that. बात के तो दे रहे हैं, तो फिर ये तो हमारे यहाँ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो गया बच्चे ना। भी कहते हैं। गलत है ना, हाँ, ये गलत गलत है है। ना। सुने, ये जो बार बार की बात है ना, ये रिपेटिटिव जो स्पीच है, हम जैसे डिमेंशिया की बात कर रहे थे, तो ये इतना भूलते हैं तो वो बार बार एक चीज़ कहते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक-एक किस्से वो एक 100 दफा फैक्टर बताएंगे। आपका वाला हाँ। भी और इनका वाला भी फैक्टर है कि कुछ अटेंडेंट्स बाकायदा ये कहते हैं कि भाई आप क्यों बुला रहे हैं। दिस तो इज जो इमोशनल इन्होंने कहा कि हम अब्यूज, ये पैसे भी yes, बहुत अंडररेटेड और हम पैसे जब दे रहे हैं ओल्ड तो एज में अब्यूज होता है, ये इमोशनल अब्यूज है, वो हमें बता नहीं पाता। बुजुर्ग जो हमारे हैं वो हमें बता नहीं पा रहे होते, लेकिन वो जो फेस कर रहे होते हैं वो इमोशनल अब्यूज है, तो झटक यही- रहे होते अच्छा, हैं। हम जैसे हम अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाते हैं कि उनका पूरा दिन कैसे गुजरेगा, यहाँ जाना है, वो करना है, ये सीखना है, वो, तो हम अपने बुजुर्गों का क्यों नहीं टाइम टेबल बना सकते कि वो सारा वक्त टीवी के ड्रामे देखते रहें, बजाय इसके कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर डिसिप्लिन, टाइमिंग, खाने का टाइम, ये सब अगर हम डिसाइड करें कितने बजे सोना है, दोपहर में कितने बजे कैलूला करना है, रात में कितने बजे सोना है, सो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ सही हो सकती एंड हैं। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, Yes. जैसे आप कह रही थी, रीडिंग करने को दें, पजल्स खेलने को कहें, Exactly. पजल्स उनके साथ करें, तो मेंटली और अगर हमें कनेक्शन बनानी है अपने बच्चों की उनके साथ, तो जैसे कि उनको कहानियाँ सुनाना, बिल्कुल। अक्सर वो हमें कहानी Albums सुनाते निकाल देखते के हैं। पुराने तो हमारे दिखाएं। बच्चे वो एक सर्टेन टाइम हमारे बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं माँ बाप कि ये टाइम है कि तुमने जाके फलाना रीडिंग करनी है अपनी स्टोरी की, अपनी नानी या दादी को या दादा या दादी नाना को कहानी सुनानी है। हम उनका टाइम टेबल बनाएं और हम कुछ एक्टिविटीज़ आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं
कि आप कैसे उनके साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं खुद। मैंने एक रील देखी थी, एक साहब थे, वो अपनी अम्मा के साथ कैच खेल रहे थे। तो वो कैच खेलना Coordination, you see? एंटरटेनमेंट भी थी माँ के लिए कि उनका बेटा बैठ के उनको टाइम दे रहा है और वो कैच खेल रहे हैं। क्योंकि वैसे तो वो नहीं करेंगे शायद ये, अगर उनको अपने पास बुलाएंगे या जाएंगे, लेकिन अगर उनका बेटा या पोता या पोती जो भी उनसे उनका प्यारा है, अगर हम ये चीज़ें बांट लें कि ये टाइमिंग तुम्हारी है, ये टाइमिंग तुम्हारी है, सो हम एक बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ। और ऐसे खानदानों को मैं जानती हूँ हाँ। जो ड्यूटीज लेते हैं, सब भाई बहन बहुएं कि आज मेरा दिन है, लेकिन आज मेरा, जैसे और करते हैं। जैसे बहुत मेरी अच्छी तरह। अम्मा डायलिसिस पे जाती थी हफ्ते में 3 दफ़ा, तो हम सारे बच्चों की ड्यूटी थी कि इस दिन हम लेके जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बिजी हूँ तो मेरा बेटा लेके जाएगा। सो उनकी एक इंटरेक्शन थी कि अच्छा मेरा नवासा लेके जा रहा है वो मुझे। और खुशी उन लोगों वो को। और कुछ, और मेरे बच्चों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ट हो रही थी। बिल्कुल। वो सीख रहे हैं कि ये टाइम जो है, अगर हमारी अम्मी बिजी हैं या अब्बू बिजी बिकॉज हैं, एट द एंड ऑफ द डे देखें बिजी तो होंगे ना, जो यंगस्टर्स होंगे घर में बिजी तो होंगे। अगर आप डिवाइड कर लें रोल्स तो उनको कांस्टेंट केयर मिलती रहेगी। Exactly. एक और चीज़ हम लोग अभी ब्रेक पे बात कर रहे थे, जो ये भी पूछ रहे थे कि आम तौर पे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका बुजुर्ग जो है वो डिमेंशिया में जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं उस पर ब्रीफ कर लूँ कि जैसे ये आम भूलना नहीं है, कहीं चाबी रख के भूल गए, कहीं ग्लासेस भूल गए, ये वो भूलना नहीं है। डिमेंशिया का भूलना लॉन्ग लास्टिंग होता है, डेली लाइफ को आपकी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कभी वो नाम भूल रहे हैं, कभी वो दिन रात का फ़र्क भूल रहे हैं, कभी वो रास्ते भूल रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो मतलब ये वो भूलना नहीं है जो आम फॉरगेटफुलनेस है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मैं रकत भूल गया, ये वो भूलना नहीं है। डिमेंशिया इज़ वे डिफरेंट, और डिमेंशिया उन लोगों में ही ज़्यादा होता है, उसका सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर है वो एज है। तो 65 से ऊपर वैसे ही रिस्क आ गया, या फिर फैमिली हिस्ट्री है उसमें हो गया, जो लोग मेंटली फिजिकली पहले हेल्दी नहीं थे उनमें हो गया। तो रिस्क फैक्टर्स तो हैं, लेकिन ये वो वाले रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी नॉन मॉडिफाई, और जो कुछ मॉडिफाइबल हैं उसमें ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज़ ना नमकियात हो, की कमी ना हो, कोलेस्ट्रॉल infection ना हाई हो। ना हो, Exactly. ये सबको अगर हम प्रिवेंट कर रहे हैं तो हम डिमेंशिया को प्रिवेंट अच्छा, कर हम रहे हैं। एक्सरसाइजेस की तरफ बिल्कुल। चलते हैं। मुझे उस तरफ चल के जाना पड़ेगा, और आप चाहती हैं मेरे साथ चलना तो आ जाए। ज़रा हम लोगों को डॉक्टर शहजाद जो हैं, अस्सलाम वालेकुम, आ जाए, आना चाहती हैं, अगर दिखना चाहती हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप भी आएंगे ना साथ? आ जाए मैडम, देखिए अरे देख कर मुलाकात है नहीं। अच्छा, जैसा कि हम अभी वैसे रूटीन की बात कर रहे थे, तो एक्सरसाइज से ये होता है कि अगर जैसे इनको पता है कि मुझे जो है वो आज एक्सरसाइज करनी है, तो उनको ये पता होता है कि एक्सरसाइज जो है ना वो खाने के कुछ देर बाद करनी होती है। तो अच्छा। उनका जो है ना वो रूटीन ऑलरेडी सेट हो जाता है कि यार 1 घंटे में एक्सरसाइज करनी है तो आधा घंटा पहले मुझे खाना खा लेना है। हाँ, तो एक्सरसाइज से एक आपका जो है ना फोकस और रूटीन ये आपका जैसे अच्छा time बन जाता table है, मैंने कहा ना, डिसिप्लिन हो बनाए जाता है आपका। discipline। हाँ। ठीक है, तो हम अब जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली में जो है ना वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आपकी जो है वो कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करती है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, इसमें हम ये करेंगे कि ये होता है रेजिस्टेंस बैंड। ठीक है, इसको हम करेंगे दोनों रिस्ट में होल्ड। ठीक है, दोनों क्लिप्स हम होल्ड करेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है कि सेम कलर के कैप्स को उठा के और सेंटर में रखना है। करके दिखाएंगे अगर आप कर पाएंगी, है ना डॉक्टर शहजाद? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। ठीक है, क्लिप्स होल्ड कर लें। वैसे ही हम बच्चों की एज में तो आ गए ना। नहीं, मजा आएगा। बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, ये जो आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ दादी या नानी का मुकाबला करा सकते हैं, या नाना नानी का, नाना। ठीक है, सेम दादा क्लिप का। होल्ड करें। अब इसमें देखें ये जो है ना जो पुश फार कर रही है ना, उसमें ये हो रहा है कि इनके जो है ना शोल्डर के मसल्स जो है ना वो स्ट्रेंथेंड हो रहे हैं, और उसी के साथ इनका जो है ना देखें फोकस हाँ, भी जो है ना वो चुटकी थोड़ा सा से। शुरू में डिफिकल्टी होती है, हाँ। बट जो है ना वो कोऑर्डिनेशन इससे आपके जो है ना यानी घर में ब्रेन आपने की एक मॉर्निंग शो करना है, गेम्स। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें ये जो है ना एक सोशल एक्टिविटी भी हो सकती है, हाँ। अपने पोता पोती के साथ भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ। वो उनके लिए भी लर्निंग है कॉग्निटिव, और ओल्ड एज के लिए भी जो है वो कॉग्निटिव लर्निंग है। हाँ। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी जो है ना वो एक्टिविटी के साथ आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, और ये कोई But महंगी जो है ना चीजें वो- नहीं है। हाँ, और वो सारी चीजें जो के हाँ। हो रही है। बहुत अच्छे। ये चुटकियों से, वाह, ये एक एक्सरसाइज हो गई। बेहतरीन बेहतरीन कर रही हैं आप, बिल्कुल। क्यूट।
ओके, एक एक्सरसाइज तो ये चलें, हो गई, ठीक हम है। आते हैं second अब exercise second में। exercise। ठीक है, अब बहुत अच्छे। दूसरी भी चल रहे हैं हम। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस बैंड है, ठीक है, वो कैमरा उस तरफ है तो आपको उस तरफ दिखा। ठीक है। अब रेजिस्टेंस बैंड से हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली में जो है ना हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सबसे बेसिक एक आइटम होता है, क्योंकि वेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हैवी हो जाता वो है किसी कैमरा के लिए। आपका। तो हम क्या करेंगे कि हम बैंड उठा लेंगे, ठीक है, उसको एजिस से होल्ड करेंगे और उसको खींच के अपने चेस्ट तक लाएंगे। अब इसमें क्या है कि आपके जो है ना वो बैक के मसल जो है ना वो स्ट्रेंथनिंग हो रहे हैं। बैक के मसल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को धक्का लगाना है घर में। अब देखें बुजुर्ग जो है ना वो ऐसा होता है कि सारे घर के काम हमें करने हैं, सोफ़ा चेंज कर लिया, कुर्सी उठा के आगे पीछे कर ली, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। तो उसके लिए भी आपको जो है ना वो पावर की नीड होती है। फर्स्ट ये, सेकेंड एक बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो सेंटर से होल्ड करते हैं और इनको कहते हैं कि आप एल्बो ऊपर उठा के पीछे खींचें। अब ये एक्टिविटी ऐसी है दरवाज़ा खोलने के लिए, अगर कहीं गिर रहे किसी चीज़ को पकड़ लिया और अपने आप को होल्ड करने के लिए, तो ये जो है ना वो प्रिवेंटिव मेजर्स में भी जो है ना हमारे काउंट हो रही होती है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद आ जाते हैं थोड़ी सी कॉग्निटिव ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की। वो ज़्यादातर हम उन पेशेंट्स पे आ रहे होते हैं या उन लोगों पे आ रहे होते हैं जिनको डिमेंशिया, पार्किंसन, उनके जो अर्ली साइंस जहाँ पे शो हो रहे होते, तो हम उनको ये एक्टिविटीज़ कराते हैं। उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये एक बिल्कुल बेसिक आइटम है, इसके अलावा आप कोई स्पून या कुछ भी घर पे यूज़ कर सकते हैं। कोई बलून लगा दिया, कोई आपने एक उनको बता दिया कि भाई ये दो है आपके पास चीज़ें, इनको आपको जो है ना वो हिट करना है। अच्छा। अब इसमें हम ना कमांड देते हैं एक्चुअली में कि जैसे मैं इनको कहूँगा कि आपको राइट से हिट करना है, तो ये राइट से हिट करेंगे। अब मैंने कहा लेफ़्ट से हिट करना है, अब मैंने राइट की जगह लेफ़्ट कह दिया, ओके। तो इनको जो है ना वो ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कि लेफ़्ट यूज़ करना है या राइट यूज़ करना क्योंकि है। कहते हैं ना आप दिमाग को जितना यूज करते हैं वो उतना ही मतलब इंसान के पास दिमाग सबके पास बराबर है, कुछ उसको ज़्यादा यूज करते हैं, कुछ कम यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद हमारी एक ये एक्टिविटी है, इसमें हम अब क्या कौन सी करते है? हैं, ये अच्छा, आ जाए। देख कर अब ये भी ऐसी है कि इसमें इनको जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करनी है कि इसको मैं कैसे इसमें से निकाल सकती हूँ। अब इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग होगा, आपकी जो है वो ब्रेन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेगा। वो तो ऐसे बच्चों के भी बहुत सारे गेम्स होते बिल्कुल। हैं जो वो तार वाले के वो एकदम सायरन बज जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन का वही है कि या तो यूज इट और लूज इट। तो जितना ज्यादा हम उसको यूज करते रहेंगे ना वो उतना ज्यादा फोकस Very रहेगा और जो है वो अच्छा, मुझे अच्छे एक से बात कहने बताएं, देखिए जब बच्चों के साथ हम जब वो छोटे होते हैं, जब ये गेम्स करते हैं तो बच्चों को तो मज़ा आता है, बिल्कुल। लेकिन क्या हम जब बुजुर्गों के साथ ये सब गेम्स करते हैं उनको बोझ तो नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, वो उनको एक्चुअली भी में मजा आता एंजॉय है, करते उनको हैं। मजा आता क्योंकि है। देखिए ना आपने देखिए कुछ लोग होते हैं स्पोर्टी होते हैं, अब कुछ लोग होते हैं बिल्कुल उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, मतलब उनके घर के ही काम है, उसके अलावा कोई एक्टिविटीज नहीं होती। अब आप उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करा रहे जो उन्होंने बचपन में की होगी, तो उनको एक्चुअली में बहुत मज़ा आता है कि यार ये तो करी थी मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक्टिविटीज़ में अभी भी कर सकती हूँ। अब वो इंजॉय करते करते जो है ना वो अपनी बॉडी को ऑलरेडी स्ट्रेंथ कर रहे हैं, अपने ब्रेन को जो है ना वो अच्छे से रीवायर कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज़ तो बड़ी अच्छी सी होती है, वो इंजॉय भी बहुत करते हैं और उनका जो है ना इफेक्ट हमको फिर लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, एक जो बुजुर्ग जो है वो एक लेजी हो जाते हैं ज़ाहिर एक सर्टेन एज में, तो उनकी लेजीनेस कैसे दूर करें, उसकी क्या टेक्निक है? अच्छा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जो विल पावर होती है ना वो बहुत मैटर करती है और आपका जो सराउंडिंग होता है ना वो उसको और मोटिवेट करता है। अब कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं यार अब मैं जो है ना दिल नहीं कर रहा मेरा, गिर गए, अब खड़े नहीं हो सक रहे, कुछ भी नहीं है उनको, सिर्फ ऐसा है कि बस दिल नहीं कर रहा। अब उस दिल को जो है ना मोटिवेट करना जो है ना वो एक्चुअली में आपकी सराउंडिंग, आपके जो स्पाउस है, आपके फ्रेंड्स है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक्चुअली में उसको ट्रिगर करती है। लेजीनेस जो है ना फिजिकली कम होती है, मेंटली ज़्यादा हो रही होती है। जो बच्चा बन जाता है उसको कहा जाता है कि वो अपनी बेग पर चले जाता है। ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया, इनको माइक लगा हुआ है, और तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया सूरह 3 में, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हैंड माइक से बोले ना, ये जो हैंड माइक है लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अच्छा तो वो भी कोऑपरेट करें। अच्छा, जब तक वो बुजुर्ग खुद कोऑपरेट नहीं करेगा आप कामयाब नहीं होंगे। हाँ हम हो गए ना बुजुर्ग, लेकिन हम अपने आप को बड़ा बिजी रखते हैं, हम अपने आप को टाइम ही क्या नहीं देते। टाइम टेबल है आपका, क्या करती हैं आप? हम मैच मेकिंग करते हैं। आहा, फेवरेट काम, इसका रिश्ता उससे कराना। वेरी फेवरेट, घर बसाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें वसीला बनाया। ये भी हमारी फ्रेंड है और माशाल्लाह ये भी मैच में करें, एंड हमें 15-20 साल हो गए ये काम करते हुए। गुड माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने आप को टाइम नहीं देते, हमें फील ही नहीं होता हम बुजुर्ग हो गए। ये आप माइक लेंगी?
प्लीज माइक लेके बोलिए। हाँ, थैंक यू। मैं होम शेफ़ हूँ और बेकिंग भी करती हूँ। ओ माशाल्लाह। हाँ, खुला हुआ है, खुला हुआ है। और सेकेंडली ये कि आप बहुत मुझे बिजी नहीं- रहती हैं सारा वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत फ्री रहती हूँ। अच्छा, बहुत फ्री हाँ, बहुत फ्री रहती हूँ और बहुत फ्रेश रहती हूँ। मतलब कहने का मकसद कि मसरूफ रहती है ना? नहीं, मसरूफ नहीं रहती मैं कोई काम नहीं करती जब तक मुझे काम की नीड ना हो, जब मेरा दिल ना चाहे। वरना मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ, आराम करती हूँ। मेरा ज़्यादातर वक्त जो है आराम में गुजरता है, लेकिन बस नहीं, लेजी बिल्कुल भी नहीं होती, और क्योंकि लेजी मैं क्यों नहीं आप, जब मैं आप आराम करिए बहुत। इसलिए लेजी नहीं हूँ कि मैं दिमाग का अपना काम जो है ना कहीं उसको लगाती रहती हूँ। जैसे क्या करती हैं? जैसे मैं कोई ना कोई ऐसी रील देखती रहती हूँ जो मेरे काम से रिलेटेड हो। That's being यानी कि lazy. सीखने नहीं, जो मेरे काम से रिलेटेड हो, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जैसे यानी कि मैं आपको बेकिंग करती हूँ। रेसिपीज, आप Yes, कुकिंग करती हैं तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। रील्स देखती हैं? मगर recipes? देखिए रेसिपीज देखना, रील कोई देखना, वो तो एक आप Sometime हो गया। वक्त कभी कभी Sometime, कर sometime। सकती है ना। देखिए हमारा डेली का वर्क है। मेरे साथ जो सिलसिला है ना वो कुछ इस तरह है कि मेरी एक कंपनी से जो है वो मैं रिलेटेड हूँ, जायका बुक कंपनी से ना। तो वहाँ से मुझे जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होते हैं ना, वो तो एक टाइम तक होते हैं कि भाई मेरा सुबह का टाइम जो है वो ऑर्डर्स में निकल गया, दोपहर का टाइम मतलब आप खुद पकाती है ना चल फिर के, बिल्कुल तो बिल्कुल। बस हो गया ना लेजीनेस का। ये एक्चुअली में जो है ना अपनी एनर्जी को रिजर्व करती हैं फॉर द टाइम के इनको यूज करना हो, तो वो जहाँ बिल्कुल। मौका आता और है ना मैं कि रेस्ट मतलब करने का, वो सारी जो अपनी ग्रोसरी है जो वो खुद करती हूँ मैं। हालांकि मेरे घर के सामने पार्क है, लेकिन मुझे वॉक करना पसंद नहीं है कि मैं वॉक करने के लिए जाऊँ। जो अभी आपने सारी बातें की, मैं उन्हीं माओ में से हूँ कि नहीं, कौन जाए, तो छोड़ो। हमें आपसे बात करके पता चल गया। मगर आप आज के पेशेंट हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई है मेरी। माशाल्लाह आपके लिए तो वॉक जरूरी है। वॉक मैं करती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल चाहता है। चले भाई, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ब्रेक पे जाऊं और ब्रेक से फिर हम वापस आके कंक्लूड करते हैं शो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त हम पूरा शो लेके चले थे, वो आपको शायद आपके घर का अक्स नज़र आया होगा। जो खातून लास्ट थी हमारी, उन्होंने हमने कहा डिसिप्लिन रखें, खाएं पिएं, एक्सरसाइज करें, पर वो सारा तो आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि आप इतना सिखाते हैं, डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, ये करना है आपको, अपने ऐसे ख्याल रखना है, ऐसे, मगर वो नहीं हो पाता कुछ, क्योंकि आप अपने वालिदैन जिनके रोब में रहे हैं, आप सारी ज़िंदगी जो उन्होंने कहा आपने किया है और आप उनके कहने पे चलें, वो आपके कहने पे नहीं चल रहे, कैसे चलाएं आप उनको? आई थिंक पीपल डोंट चेंज, दे चेंज व्हेन दे वांट टू। आप इस एज में बिल्कुल, लोगों का बिल्कुल। नेचर नहीं आप बदल किसी सकते। एज में नहीं बदल सकते। पर्सनालिटी जो है वो आप स्टबर्न पर्सनालिटी मोल्ड करना मुश्किल है। चेंज नहीं, बेसिकली भी डॉक्टर साहब नहीं चेंज कर सकते। सो फिर हम आपसे ये पूछते हैं कि क्या हम पॉलिटिकली चलें उनके साथ, थोड़ा उनके दिमाग से खेलें? कभी कभी तो आई थिंक कैसे करना भी समझाएं? पड़ता दिमाग है से ना। खेलना पड़ता करना है। पड़ता है। आप कभी अपना कभी। काम भी करवा लें और वो ऑफेंडेड Offended, भी ना करें, मतलब आप अपना मैसेज डिलीवर करें, बट नॉट इन अ वे। देखिए, उन्हें रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, उन्हें डिग्निटी बहुत चाहिए। दैट्स ऑल दे वांट। हाँ, मैंने तो बहुत सारे बुजुर्गों को यूँ भी देखा है, वो व्हील चेयर पे बैठना पसंद नहीं करते, उनकी डिग्निटी में मेरी वो आ अम्मी जाती वॉकर है। नहीं लेती थी, उनको हाँ। डंडा नहीं हाथ में They don't पसंद like था it. पकड़ना कि नहीं मैं खुद करूंगी, और इसकी वजह से वो बहुत दफ़ा गिरी भी हैं। बहुत प्यार से समझाना, बहुत प्यार से अपनी बात टाइम देना, ऐसे उनको वो मैसेज ना जाए कि हम जान छुड़ा रहे हैं या यू आर अ बर्डन ऑन अस या यू आर मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट। इफ यू डू इट विद लव एंड केयर एंड यू नो गिव देम रिस्पेक्ट, तो दे वुड लिसन टू यू। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं जो हम अभी एंड में डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो बुज़ुर्गों को भूख कम हो जाती है, उनकी नींद कम हो जाती है, सही सो नहीं पाते वो। एक होता है ना जब हम कहते हैं जवानी की नींद, कितना सोती हो तुम, कितने कितने घंटों सो जाती हो, बुजुर्ग नहीं सो पाते। मगर निदा आप ये देखिए, शायद मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये लोग छोटी छोटी नैप्स लेते हैं हाँ, दिन में। मैं यही बात- बिकॉज आई थिंक सिस्टम को Rewind थकन करने होती के लिए, है हाँ। और वो रिपेयरिंग होती है। तो बिल्कुल सही कह रही हो कि एक स्पैन में उनका 8-9 घंटे सोना नहीं होता, मगर 2 घंटे, 1.5 घंटा, 20 मिनट, इस तरह से दिन भी चलता है और फिर रात को ज़्यादा 1-1.5 घंटे, 2 घंटे बाद वो नींद पावर नैप्स जो लेते रहते हैं ना, उसकी वजह से वो रात में दे आर अनेबल टू अच्छा स्लीप। देखिए, एक तो पावर नैप्स की बात हो गई, एक वाकई में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो सो नहीं पाते। हाँ। अच्छा, उसका
मेडिकल टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं, तो मैं इंसोम्निया भी बहुत से लोग कहते हैं। ओके। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि उसका वैसे कोई क्योर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जो उनको ये तंग कर रही है नींद ना आए। जो कॉमन रीज़न आपको बताएंगे कि कोई परेशानी है, कोई सोच है, जिस दिन किसी परेशानी होती है उस दिन तो बिल्कुल ही नींद नहीं। और किसी चीज़ का सोचते खौफ रहते है, हो। किसी चीज़ का, या कोई दवाइयाँ तो उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं कर रही, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ओह, है। क्योंकि बुजुर्गों में बहुत सारी दवाइयाँ लेना भी एक आम होता है कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे 10-10, 15-15 दवाइयाँ होती हैं। और कोई दवाई नींद उड़ा सकती है। यस, बहुत सारी दवाई ऐसी और ओवर थिंकिंग, Overthinking। छोटी छोटी बातों पे परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो दे ओवर थिंक और उनको लगता है ये कैसे होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो वाला एलिमेंट भी सोने जैसे नहीं देता, बच्चों दिमाग को चल रहा होता है। जैसे बच्चों को छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लग रही होती है, वैसे इनको भी। बुजुर्गों को भी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगती किसी की बात बुरी लग गई, कोई जहन में कोई खौफ है कि मेरा तो एंड ऑफ लाइफ आ गया, अब मेरा क्या होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में उनके चल रही होती हैं, जो कि हम फेस अपनी एज में करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा। है। अच्छा, उन्हें बहुत हेल्प रिलीजियसली भी बहुत, नमाज तस्बीह ये भी बहुत हेल्प करती है। मैंने बिल्कुल Yes. बिल्कुल Spirituality। बिल्कुल। हाँ, वो एक वो तो बहुत मेडिटेशन है, हाँ। फोकस है, आपका वक्त आपके खुदा के साथ। हाँ। ये तो बड़ी अक्सर बहुत बुजुर्ग जो अच्छी- सारी जिंदगी इतने पर्टिकुलर नहीं होते नमाज और उसको लेके, वो इन दी एंड लाइक अपनी बुजुर्गी में काफ़ी हो जाते हैं। मैंने वो भी नमाज recently- डिसिप्लिन से पढ़ना, कभी कज़ा नहीं करना, कुरान का ये- तर्जुमा लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है उस बुजुर्गी में, तो वो तर्जुमे की तफसीर में जाके ना उनको एक अल्लाह से ऐसा लाव हो जाता है हाँ, कि उनको तो ये अपनी उनको life में हेल्प, change- ये उनको सूद करने में हेल्प करती है। आप एज साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल हेल्प करती है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम लोग कभी कभी एंटी एनजाइटीज़ जैसे देते हैं ना, वो कभी कभी इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना, तो सब चीज़ तो यहाँ से कंट्रोल हो रही है, Exactly. फिजिकल हेल्थ भी वहीं से हो रही है, मेडिसिन लेना ना लेना, खाना लेना ना लेना, सोना या ना सोना, ये सब तो यहाँ से है ना। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए एक एंटी एनजाइटी की, तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। हम डरते बहुत हैं कि शायद हम मतलब पागल तो नहीं हो गए कि हम क्यों लें, लेकिन दिस इज जस्ट टू काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। अच्छा, वो भी जो बुजुर्ग इन दी एंड मतलब लाइक अपनी जब उनको नींद नहीं आ रही और वो नींद की गोली खा के सो रहे हैं, तो ये सही है या गलत है? जिस तरह डॉक्टर आयशा ने बात की कि आपकी मेंटल हेल्थ से सब कनेक्टेड है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम आदी हो जाएंगे, हमें आदत पड़ जाएगी। जी, यही होता देखिए, है। सवाल ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। अगर उस गोली के लेने से आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपकी बेहतर हो रही है, हाँ। तो देयर इज़ नो हार्म इन इट। प्रॉपर नींद ली Yes. जो हाँ, यही मैं इंसान कह रही को हूँ, जरूरत है। सोना बहुत ज़रूरी वो आपको है। बैलेंस करना पड़ता है ना कि इससे फायदा ज्यादा हो Yes. रहा है या नुकसान जी, ज्यादा जी, हो और रहा है। देखिए, एंटी एंजाइटी डज नॉट मीन अ स्लीपिंग टैबलेट। इस पे मैं बहुत हमेशा बात करती हूँ। इट्स नॉट अ स्लीपिंग टैबलेट ऑलवेज। Sometimes it's Relaxant. just to relax you, which would not give you sleep, but it relaxes your nervous system. सारी चीज़ें बाकी आसान हो जाएंगी। और फिर जब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है तो फिर आपको नींद भी आ जाती Exactly. है। तो लोग समझते हैं कि ये इसमें नींद की दवा की दी। गोली हाँ, नहीं, ज़रूरी नहीं है नींद आपके की दवा आसाब हो। इतने रिलैक्स्ड हो गए कि आप फिर बिल्कुल सो गए। ऐसे ही। अच्छा, जैसे इसकी बात चल रही है इस टॉपिक की, तो मैं एक प्रिवेंटिव मेजर बताना चाहूँगा जो कि हमारे ओल्ड लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम वो क्या करते हैं, अक्सर जैसे बात हो रही थी कि रात में वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, बेड से उठते और फ़ौरन चलना शुरू कर देते हैं। तो ये फॉल का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो रीज़न है मेन, जिसकी वजह से होता है। तो उनको ये चाहिए कि जब भी वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, फ्रॉम लाइंग टू थोड़ी देर रुके। सिटिंग टू स्टैंडिंग, तो एटलीस्ट 10 सेकेंड वो वेट करें। क्योंकि ऐसा होता है Blood अक्सर आप pressure जब भी रोक पोजीशन सकते- हाँ चेंज करते हैं ना, तो नीचे ब्लड जाता प्रेशर की है। वजह से आपको डिजीनेस फील होती है। आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं, आपका वैसे ही बैलेंस नहीं और देना फॉल हो जाता है। तो ये एक चीज़। दूसरी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एक टेस्ट है जो कि हर कोई अबव 40 जो है ना वो अपने लिए चेक कर सकता है, जिसमें ये है कि अगर आप बगैर हाथ रखे सोफ़ा पे खड़े नहीं हो सकते, हाँ, तो आपको ये चाहिए कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें। उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके जो क्वाड्स मसल है ना, जो एक्चुअली में आपके सिट टू स्टैंड, वॉकिंग, इन सब में, स्टेयर्स क्लाइंबिंग में प्राइमरी मसल होता है, तो वो आपका वीक है और इससे आपके फॉल के चांसेस बढ़ने वाले हैं। तो आपको ये ये quad चाहिए muscles कि ये हुए। हाँ, क्वाड्रिसेप मसल्स आपके मेन थाई के थाई फ्रंट के के मसल्स होते हैं। और यही कहा जाता है ना कि अगर आपके जब तक थाई मसल्स ठीक हैं आप चलते रहें। हैमस्ट्रिंग्स भी इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, ओवरऑल overall, सारे of लोअर course. लिम्ब के पसंद है, बट प्राइमरी मसल हमारा जो है ना वो क्वाड्रिसेप होता है। तो सबको ये चाहिए कि वो घर पे ये टेस्ट करें, देखें अगर वो हाथ रखे बगैर खड़े हो सक रहे तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सक रहे तो आपको जो है ना वो अपने ऊपर
ध्यान देने की। और सोने से पहले अपने लिक्विड इंटेक्स को कम कर कम दें, बिकॉज करें आपका ताकि रात में प्रोबेबिलिटी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाती है। तो ये बड़ा रिसर्च important उसमें और books जिस में, वजह से हाँ, यूरिन आता है वो वजह को भी कंट्रोल किया जाए। कैफीन इंटेक, चाय कैफीन का है, इस्तेमाल 4 शुगर है। घंटे पहले ना लें, ये बुक्स में लिखा हुआ है। तो जैसे दूध है या पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, Very good. वो अर्ली हाफ में हो, लेटर और शुगर को कंट्रोल करें। और मर्दों में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है तो वो भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि आप क्या दें। अच्छा, ये सारी बातें तो हुई, खत्म हो एक गया चीज़ प्रोग्राम का टाइम, सिर्फ बहुत एक चीज़ बहुत बताना सारी चाहूँगा। हाँ। हमने एक चीज़ पे बात नहीं की कि 65 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीनेशन ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह फ्लू वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, अच्छा। निमोनिया, नमूनिया की वैक्सीन और फ्लू very वैक्सीन, good. अच्छा, ये तो हमें नहीं पता। ये हर 65 साल, और जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी, लेकिन ख़ास तौर पे फ्लू वैक्सीन तो साल में 1 मरतबा लगती है। नमूनिया की वैक्सीन 5 साल में 1 मरतबा लगती है। Okay. तो ख़ास तौर पे ये ज़रूर, बहुत important चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन से ये हो जाएगा। वैक्सीन इज़ ऑलवेज सेफ। 50 प्लस ले सकते हैं। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। फ्लू तो हर कोई ले ले, क्योंकि सीजन आता है हमारे पास, तो हर किसी को जैसे हम बच्चों को लगवाने लगे जी। फ्लू की जो वैक्सीन है वो लगवाने Every year September, उसकी October में। इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर होता हो है। भी तो हल्का सा हल्का होता है, जो कि bearable होता है। प्लस को तो जरूरत नहीं है नहीं, ना। फ्लू वैक्सीन तो आप लगवा लें। बाकी वैसे ये चीज़ें, नमूनिया वगैरह वैक्सीन आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर कोई किसी को इम्यूनिटी वीक है तो यस। डॉक्टर साहब सीरियस हो गए, मैंने कहा देन आई एम सेफ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है इस प्रोग्राम की वजह से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि जाहिर है कि आपने इस टॉपिक को चूज़ किया और इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों को भी मिली, आपस में नाजरीन को भी मिली, और आप आइंदा भी इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएँ जो सिर्फ एल्डरली के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।